बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद का इजहार करते हैं कि जनाब आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, ज़िंदगी को भरपूर और आज की छुट्टी को भी जनाब आप इंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इंजॉय के साथ साथ आपने करना क्या है। तो जनाब एक नई उमंग, नए जोश और नए जज्बे के साथ अपना प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं बंदा नाचीज़ उज़ैर मलिक, और हमेशा की तरह मेरे साथ मैं हूँ माहम ज़ाहिर। शुक्रिया उज़ैर, एंड मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को जी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ऐसे खुश रखे, आबाद रखे, और इसी तरह आप हमारा प्रोग्राम देखें और फीडबैक भी दें और सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजारें। और आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, बड़ा ही जज्बों से भरा प्रोग्राम होगा जी। आज तो कायद के जिक्र से ही हम शो का आगाज़ करेंगे और इन अल्फाज में कि यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। आज 25 दिसंबर है और ये जो हम कह रहे हैं तेरा एहसान है एहसान, ये हम कुछ दिन पहले भी कह रहे थे जब भारतीय वज़ीर आला नीतीश कुमार की जानिब से एक खातून डॉक्टर का नकाब खींचा गया भारत के अंदर। तो तब भी एक बार फिर से बड़ी शद्दोमत के साथ हमें यह एहसास हुआ कि हम कायद आज़म के दिए हुए तोहफे वतन पाकिस्तान में, इस वतन अजीज़ में, खुली हवा में, खुली आबो हवा में और आज़ादी के साथ सांस ले रहे हैं। और आज़ादी इज़हार राय भी है यहाँ पर, सब कुछ है यहाँ पर, और हम इस पर शुक्रगुजार भी हैं। और जिस तरह माहम ने कहा कि ट्रेंड्स भी चलाए गए, हैशटैग जो है वो कायद आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए चलाए गए। तो जनाब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानी बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का 149वां यौम विलादत इंतहाई अकीदत व एहतराम और कौमी और मिली यकजहती के साथ मना रहे हैं। उस अजीम लीडर ने बड़े सगीर के मुसलमानों को अंधेरों से निकाला, जबर के खिलाफ लड़ना सिखाया, तारीख का धारा मोड़कर ख्वाब को हकीकत में बदला। जी बिल्कुल। और बानी पाकिस्तान ने अरसे दराज से मुश्किलात में फंसी कौम को अपनी सियासी बसीरत की बदौलत अलग मुमलिकत की शनाख्त दी और एक आज़ाद मुमलिकत का तोहफा दिया, एक जामे और तरक्की पसंद पाकिस्तान दिया, जिस पर आज हम सब फ़ख्र महसूस करते हैं। आज हम बड़े और खुले दिल से कहते हैं कि एक आज़ाद और एक प्यारा वतन देने पर कायद तेरा शुक्रिया, मुसलमानों पर उनका ये अजीम एहसान कभी नहीं भुलाया जा सकता। कायद के रहनुमा उसूल, इत्तेहाद, तंजीम और ईमान पर अमल करके ही हम कामयाबी की जानिब बढ़ सकते हैं। बाबाए कौम के यौम विलादत के मौके पर कराची से खैबर तक, गिलगित से गवादर तक, हर जगह बाबाए कौम को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। उनकी अजीम कुर्बानियों को याद किया जा रहा है और उनकी गिरा कदर खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। और मुख्तलिफ शहरों में जनाब तकरीबात हो रही हैं, शहरों में केक काटे जा रहे हैं और खुसूसी तकरीबात हैं, यानी हर कोई अपने अंदाज में इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है। और यकीनन मिल्लत का पासवा है मोहम्मद अली जिन्ना और बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की दानिशमंदाना सोच की पूरी दुनिया मुअत्तरिफ है। और आपको ये भी बता दें कि सुबह सवेरे मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार और शानदार तकरीब हुई, उसकी कुछ झलकियां भी आपको दिखाते हैं।
तो नाज़रीन, ये गार्ड्स की पुरवकार तकरीब हुई और उसके बाद हमने देखा कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी उन्होंने पैगाम दिया इस हवाले से, इस दिन की मुनासबत से। और आज क्रिसमस भी मना रही है मसीही बरादरी, उनको भी हम जी मुबारकबाद देते हैं। और कायद का तो जिक्र हो ही रहा है और सारी दुनिया कह रही है कि जी कायद का एहसान है हम पर। और नाज़रीन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो अजीम रहनुमा जिन्होंने ख्वाब को हकीकत बनाया और हमें आज़ादी जैसी नेमत अता की। और आज के इस खुसूसी सेगमेंट में हम पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की पहचान, खूबसूरत और शानदार लबो लहजा रखने वाली बासलाहियत तालिबा आपके सामने ला रहे हैं। बिल्कुल जी, जो कि नज़्म और तकरीर के ज़रिए उस अजीम रहनुमा की जिद्दोजहद, फ़िक्र और पैगाम को खिराज अकीदत पेश करेंगी। तो हमारे साथ मौजूद हैं 5वीं जमात की नन्ही तालिबा, बड़ी प्यारी गुड़िया हरम फातिमा। हरम, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, वेलकम। अच्छा, आज आप हमें पहले हम आपसे नज़्म भी सुनेंगे, तकरीर भी सुनेंगे कायद आज़म के हवाले से, लेकिन पहले हम आपके बारे में जानेंगे। आप हमें बताएं, लोग भी देख रहे हैं कि आपने इतना प्यारा ड्रेस पहना हुआ है और आप किस क्लास में पढ़ती हैं और आपको ये डिबेट्स करने का, तकरीर करने का शौक़ किस तरह से पैदा हुआ, कौन सिखाता? मैं बेसिकली खुद ही पढ़ती हूँ। अच्छा, वेरी गुड। एंड मैं हूँ 5th क्लास में। जबरदस्त। एंड आई रियली लाइक वाचिंग वीडियोस, ओके। सो देन आई जस्ट लर्न vocabulary फ्रॉम देम एंड देन आई जस्ट लाइक डिबेटिंग। ओह ज़बरदस्त, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, ये जो शौक़ है, जज्बा है, क्या वालिदैन भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप इस चीज़ की तरफ जाएं और शौक़ रखें? या टीचर्स आपको ये सिखाते हैं और आपको कहते हैं कि आपको डिबेट करना है? टीचर्स हमें सिखाती हैं कि you should try everything else. When I was little, I really liked speaking, and then I just really liked doing this. सही। तो हम अब वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, फिर आप अगर इतनी ज़बरदस्त पोइम पढ़ती हैं तो हमें सुना भी दें फिर। Qaid-e-Azam, our guiding light, he led us bravely with all his might. With honesty, courage, and heart so true, he dreamed of a land for me and you. He said unity, faith, and discipline are key to build a nation strong and free. Through struggle and hardship, he never gave in. He worked for Pakistan, a land to win. Dear Qaid-e-Azam, we pledge today. Together, we follow your path and show the way. Thank you. वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, और हरम को आप देखें कि स्पीच कर रही है, उसको एंजॉय कर रही है। मैं तो उसके जेस्चर्स एंजॉय कर रहा हूँ। देखिए, माहम फ्रीडम आया तो उसने यूं किया और बहुत अच्छे जेस्चर्स। दिस इज कॉल्ड फ्रीडम। आप आज़ादी के साथ देखें, पोइम भी पढ़ सकते हैं अपने मुल्क में और आप एंजॉय कर रहे होते हैं। देखिए ना, वो पहले होता था कि बच्चे बहुत ज्यादा यूं स्टिफ होके वो सुना रहे होते थे, कोई डिबेट कर रहे हैं तो जनाब ये कोई बात सुना रहे हैं। बड़ी कॉन्फिडेंट बच्ची है, बहुत जबरदस्त। अच्छा हरम, हमें ये बताएं कि बहुत अच्छी आपने स्पीच की, हमें ये बताएं आपकी क्या हॉबीज हैं, डेली एक्टिविटीज क्या होती हैं पढ़ाई के अलावा? हरम को क्या करना पसंद है, क्या खेल पसंद है? मुझे बेसिकली पकड़ पकड़ाई बहुत पसंद है। मैं अपनी सिबलिंग के साथ खेलती हूँ एंड ऑल्सो मुझे ड्राइंग करना और सिंगिंग एंड डांसिंग बहुत पसंद है। अरे वाह, सिंगिंग एंड डांसिंग, वाह वाह वाह, जबरदस्त। बड़े मज़ेदार वैसे शौक हैं, हॉबीज भी अच्छी हैं। ये मैम भी बहुत अच्छा गुनगुनाती हैं। कभी फिर किसी दिन आपसे हम गाना भी सुनेंगे। आज तो हम पोइम सुन रहे हैं और स्पीच सुन रहे हैं। अच्छा, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? क्या आप करना चाह रही हैं, क्या आगे का सोच रखा है? मेरे फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि मैंने फाइन आर्ट्स करना है एंड देन आई वांट टू बी एन आर्टिस्ट, अ वेरी गुड आर्टिस्ट, एंड देन आई वांट टू बी एन डॉक्टर। ओह वाओ, मेडिकल की फील्ड में आप जाना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं? मतलब वो डॉक्टर भी बनेंगी, वो आर्टिस्ट भी बनेंगी। बड़ी जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, मतलब हर चीज। वाओ, जबरदस्त, वर्सेटाइल है बच्चे आजकल, किसी एक चीज पे नहीं है और जमाना भी वही है। जमाना भी वही है, हम कहते भी यही है, यस, कि स्किल्स भी होने चाहिए और तालीम भी होनी चाहिए। तो हर चीज हमारे जी पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो बच्चे हैं, छोटे नन्हे नन्हे, बिल्कुल होने चाहिए, सब कुछ। अच्छा हरम, हम आपसे आप एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें नज़्म सुनाना चाहें या आप हमें कोई और स्पीच सुनाना चाहें तो आप हमें सुना सकती हैं। मैं आपको सुना सकती हूँ। आई हैव वन, इट्स एन स्पीच, नॉट एन पोएम, सो आई कैन जस्ट सिंग इट। My name is Haram Fatma, and today I'm in favor of motion that Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is the greatest leader of Pakistan. Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is the greatest leader
of Pakistan who changed history. Quaid-e-Azam also believes in unity, faith, and also डिसिप्लिन। discipline. And these words are not just slogans. These words are also lessons for all of us, even young students like me. वाह यस He taught us lessons, how to respect each other and work hard for our country. You might think that leaders have held Pakistan, and that is true. But without Quaid-e-Azam, Pakistan would have not existed. He stood firm, even when the path was difficult. So, my viewers, I ask you to follow Quaid-e-Azam's path, and Pakistan will surely move forward. I surely believe that Quaid-e-Azam is the greatest leader of Pakistan. Thank you so much. Pakistan Zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत जबरदस्त सरम, वेरी गुड। बहुत देखिए, इंसान बच्चों से भी इतनी मोटिवेशन ले लेता है, एकदम से जज्बा आपका दोबारा हुब्बुल वतनी आपकी जाग जाती है, कायदे आज़म से मोहब्बत जाग जाती है इस तरह की मोटिवेशनल स्पीच जब आप सुनते हैं। और हमारे देखें पाकिस्तान में छोटा छोटा बच्चा कायद का पैगाम जानता है और इस पर अमल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे तो वो वक्त याद आ गया कि जब हमारे टाइम पे स्कूल में असेंबलीज हुआ करती थी, अब पता नहीं शायद होती हैं या नहीं होती। हरम से पूछ लेता, अब असेंबलीज होती है और क्या होती है? अच्छा, वो उसमें हम फिर खड़े होके जनाब कोई आता था, स्पीच करता था, कोई नात सुनाता था, तकरीर करता था, तो बड़ा जोशो जज्बा जो है वो हम उसमें फील कर रहे होते थे। अच्छा, जब वो इतनी सिंगिंग भी करती हैं, फिर लब्बे आती भी पढ़ती हैं, लब्बे आती क्योंकि हमारी असेंबली में होती थी लब्बे आती। अगर आप सुना सकती हैं तो शो मैं सुना सकती हूँ। थोड़ी सी वो भी सुना दें। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत हो खुदाया मेरी, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवान की सूरत या रब, इल्म की शम्म से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, पर बंदों से सईफों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस रे पे चलाना मुझको, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस रे पे चलाना मुझको। बहुत खूबसूरत, वंडरफुल, अमेजिंग फील आ रही है। दोबारा से हम अपनी असेंबली में चले गए और वाह क्या बचपन याद दिला दिया हरम ने। हरम, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस। वेलकम। और नाज़रीन, अब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जिक्र हो रहा है और पाकिस्तान कि हम शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल का जिक्र ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने ख्वाब देखा था और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उसको हकीकत में बदला। तो आज का जो पाकिस्तान है, क्या कायद आज़म ऐसा ही पाकिस्तान चाहते थे? ये तो एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल सवाल है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर 20 साल तक उन्होंने रिसर्च की है और बाबा कौम के 400 से ज़्यादा
नादर पोर्ट्रेट इकट्ठे किए हैं और पिछले कई बरसों से कायद आज़म की शख्सियत पर लेक्चर्स भी दे रहे हैं। तो खालिद चिश्ती साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के निजात दहिंदा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत और अफकार पर हम चाहेंगे कि आज के दिन आप रोशनी डालिए और नौजवान नस्ल को ये भी बताइए कि बाबाए कौम किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। बहुत शुक्रिया उज़ैर और महम, आपने बुलाया, और गुड मॉर्निंग आपको और पाकिस्तान को भी यौम कायद आज़म पैदाइश मुबारक, और मसीह भाइयों को भी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, और बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखिए, पाकिस्तान बनाने वाला जो हमारा लीडर था वो कायद आज़म इस तरह यूनिक थे, और जब मैं पढ़ता हूँ और कंपेयर करता हूँ पूरी दुनिया के लीडर से, और मैं जब एयरफोर्स में था तो मिलिट्री कोर्सेज में भी हम लीडरशिप पढ़ते थे और कंपैरिजन भी करते थे, तो ये यूनिक लीडर है जो लोगों की तरह खाता नहीं था, लोगों की तरह पहनता नहीं था, लोगों की ज़ुबान नहीं बोलता था, लेकिन 9 करोड़ लोग हिंदुस्तान के कहते थे कि जो कायद आज़म कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। ये दुनिया में शायद ही किसी लीडर की, जो मैंने जितने पढ़े, कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनकी ज़ुबान भी ना बोले लेकिन लोगों का एतमाद इस हद तक हो कि जो लीडर कह रहे हैं हमारे वो कायद आज़म वो ठीक कह रहे हैं। पहली तो ये एक खुशनसीब थे इस तरह के लोगों का, जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ था। फिर सबसे बड़ी लीडर की निशानी मेरी नज़र में ये होती है कि आप सेल्फलेसनेस होती है लीडर की, यानी वो अपने पर कुछ नहीं करता खर्च। और ये वो शख्स हैं जो सिगार पीते थे और आखिरी दम तक सिगार नहीं छोड़ा था। एक दिन लॉन में बैठे थे, अक्सर पूरा दिन निढाल या नींद बेहोश रहते थे, बात नहीं कर पाते थे आखिरी दिनों में। तो एक दिन एडीसी को कहते हैं कि सिगार का बिल लेकर आओ। तो एडीसी ने कहा कि सर वो आपका तो सिगार का बिल अदा हो चुका है, आपका गवर्नर जनरल है, आपकी तो इंटाइटलमेंट है। तो सारे बिल मंगवाए गए, अपनी ज़ाती चेक बुक से सिगार के बिल पे किए, और अंग्रेजी में एडीसी को कहते हैं कि सिगार पीना बुरी आदत है, मेरी कौम मेरी बुरी आदतों का खर्चा क्यों उठाए। तो आप ये सेल्फलेसनेस देखिए लीडर की होती है, ये कमिटमेंट ये होती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा खालिद साहब, कायद के पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और जो कायद ने पाकिस्तान जो सोचा था, जो बनाया था, उसमें कितना फ़र्क है? माम, बहुत फ़र्क है, क्योंकि ये जो मैं तो अक्सर जब चैनल्स पर जाता हूँ और ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और लेक्चर्स देता हूँ इन पर्सन, तो मैं आप जैसी नौजवान नस्ल से मादरत करता हूँ और मैं उनसे कहता हूँ कि मेरा और मुझसे पहले वाली नस्ल का कसूर है कि हम आपको वो पाकिस्तान नहीं दे सके जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हों, इंसाफ हो, किसी का इस तक हक ना मारा जाए। और कायद आज़म को भी यही रिग्रेट था आखिरी दिनों में। बहुत सारे लोग कहते हैं और मिसपरसेप्शन क्रिएट करते हैं कि कायद आज़म ने कहा था कि मैंने गलती की पाकिस्तान बनाकर, मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं। ऐसी कोई बात नहीं थी। पहली बात तो ये, कायद आज़म से कर्नल लाई बख्श क्योंकि बिल्कुल करीब थे, आखिरी बात भी उन्होंने ही की। कायद आज़म से उन्होंने पूछा था कि आपको कोई रिग्रेट है, यानी किसी चीज़ का अफसोस है? तो उन्होंने कहा मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे मुल्क बनाने की तौफीक दी, लेकिन मुझे अफसोस ये है कि मैं इन करोड़ों लोगों की, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए वो नहीं कर सका जिसके लिए मैं पाकिस्तान बनाया था मैंने। यानी जिसका मतलब यह है कि उनको उस वक्त भी एहसास था कि इन लोगों के मैं काम आना था, मैंने इनके लिए डेवलपमेंट करनी थी, कानून साजी करनी थी, इनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ करनी थी, वो उनको कुदरत ने मोहलत नहीं दी। उसके बाद हमारी हिस्ट्री गवाह है कि कायद आज़म के करीब भी कोई लीडर नहीं पहुंच सका, उतना सेल्फलेस नहीं हो सका। और इतना सेल्फलेस क्या होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में मैं आप दोनों को बताते चलूं और आपके तवज्जुह से आपके व्यूअर्स को भी, स्टैंडर्ड तो सेट कर दिया ना। स्टैंडर्ड ये सेट किया कि कैप्टन गुल हसन उनके एडीसी थे, बाद में आर्मी चीफ बने पाकिस्तान के, अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं मैं एक दिन दफ्तर में बैठा हुआ था तो एक शख्स आया और उसने आके तारुफ कराया कि मेरा नाम अहमद अली जिन्ना है और मैं कायद आज़म का भाई हूँ। और वो सगा भाई था कायद आज़म का। और एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा जाके भाई को दे दो, बुला लेंगे मुझे, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। उस पर लिखा हुआ था अहमद अली जिन्ना, ब्रदर ऑफ कायद आज़म, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। अब जरा विजुलाइज के सेकंड लाइन पे उन्होंने अपना रिश्ता बताया अपने विजिटिंग कार्ड पर कि मैं कायद आज़म का भाई हूँ, गवर्नर जनरल का। वो एडीसी गुल हसन कहते हैं कि मैं अंदर ले गया कार्ड और कायद आज़म को दिखाया, पढ़ा कार्ड, पूछा कि मेरे भाई ने टाइम लिया था? उन्होंने कहा नहीं सर। कार्ड पढ़ के लाल पेन पकड़ा, रेड पेन, और सेकंड लाइन जिस पर लिखा हुआ था ब्रदर ऑफ कायद आज़म, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको काटा और एडीसी को कहते हैं कि इसको कार्ड वापस कर दो और इसको कोई नया कार्ड बनवाए तो शायद इससे मिल लूं। जरा विजुलाइज कर सकते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं हमें? आप जरा विजुलाइज करें कि यहाँ पे कोई एक मिनिस्टर बनता है तो पूरा पूरा खानदान, 100 गाड़ियों पर मिनिस्टर लिखा जाता है या कुछ और लिखा जाता है, एक बारियां लग जाती हैं सर, नेपोटिज्म। तो ये हमारा लीडर थे। ये हमारे लीडर वो थे जो 10 रुपए की जुराबें अपने एडीसी को देते हैं कि ले आओ जाके बाजार से,
और सरकारी गाड़ी पर मत जाना और दुकानदार हाय, को मत वाह, बताना वाह। कि कायदे के लिए जुर्म, वाह 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 वाह, क्योंकि क्या वो बात पैसे नहीं लेगा। तो लीडर आपका तो ये स्टैंडर्ड सेट कर गया, तो बड़ा मुश्किल नहीं है कायदे तक पहुंचना कि वो किस तरह का पाकिस्तान चाहते थे। वो जनरेट लोगों को पता भी नहीं होगा, मोस्टली लोगों को, कि कायदे आजम जब ज़ियारत तशरीफ ले गए तो वहां जनरेटर चलता था, बिजली नहीं थी। तो कहा कि ये तो फजूल चलता रहता है जनरेटर सारा दिन, तो 6 बजे शाम को जनरेटर बंद हो जाएगा। उनके एडीसी कैप्टन नूर, जो बाद में ब्रिगेडियर वफात पाई, उन्होंने, मेरे पास उनका इंटरव्यू है पूरा, उन्होंने कहा कि जनरेटर शाम को बंद होना शुरू हो गया। तो रात को कहते हैं एक दिन मैं 9 बजे गुजरा तो मट्टी के तेल के लैंप में सरकारी फाइलें निपटा रहे थे। तो मैंने हिम्मत की और नॉक किया कि सर आप तो सरकारी फाइलों पर रात को 9 बजे काम कर रहे हैं, जनरेटर 6 बजे का बंद है, तो मैं जनरेटर चलवा दूं। हमारे लीडर ने स्टैंडर्ड क्या सेट किया, उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ के तमाम कवानीन गवर्नर जनरल पर भी लागू होते हैं। ये मेरा कसूर है कि मैंने अपना काम वक्त पर खत्म क्यों नहीं वाह किया। वाह वाह, खूबसूरत। खालिद साहब, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत पहलू दिखाया है। ज़रा वो भी दिखाइएगा नौजवान नस्ल को जो समझती है कि हमारी ज़रूरियात बहुत हैं, हमारे खर्चे बहुत हैं। ज़रा ये बताइएगा कि जब वकालत करते थे और फिर उस कमाई से, अपनी कमाई से क्या ठाट बाट था, क्या स्टाइल था कायद का, और खर्च करने का क्या अंदाज था, ताकि बड़ा अच्छा कंपैरिजन कर सकें। देखिए, खर्च करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, गोल सेटिंग। नई नस्ल का आपने कहा, तो नई नस्ल की मैं एक मुझे याद आई उनकी बात, जो गोल सेटिंग किसको कहते हैं। कायदे आजम को प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया नौजवानी में ही, को 24-25 साल उम्र थी कायदे आजम की। 1500 रुपया आज से 125 साल पहले तनख्वाह थी। आप इमेजिन करें, 1500 रुपया 125 साल पहले बहुत तनख्वाह थी। और ऑलमोस्ट जज बनना जिसको कहते हैं उस उम्र में, तो जज बन गए, 1500 रुपया तनख्वाह, थोड़े अरसे बाद रिजाइन कर दिया। तो एक दोस्त ने पूछा कि रिजाइन क्यों कर दिया, इतनी बड़ी तनख्वाह है, इतना बड़ा ओहदा है। आप अंदाजा लगाए लीडर ने हमारे गोल क्या सेट किया। उन्होंने कहा ये 1 महीने की तनख्वाह 1500 रुपया, मैं 1 दिन में कमाना चाहता हूँ। वाह वाह वाह, वाह, ये तो कमाया उन्होंने। फिर उसके बाद जितना खर्चा करते थे, हम सबको पता है कि बाहर से सूट सिलते थे उनकर। और आप खर्चा करने की बात कर रहे हैं, एक उसमें तो दफा बहुत किसी ही ने उनको ज्यादा। तंज किया कांग्रेस ने कि कायद आजम तो बिजनेस क्लास में सफर करते हैं, ये तो इतने स्टाइलिश हैं और ये फजूल खर्च है। तो ये गांधी तो 3rd क्लास में सफर करते हैं, ये ट्रेन का जो लोएस्ट जो फेयर होता है वो सफर करते हैं, और कायद आजम सबसे बड़े क्लास में सफर करते हैं ट्रेन में। तो कायदे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा गांधी जो है वो कांग्रेस के पैसों से सफर करता है और मैं अपनी जेब से खर्च वाह करूंगा। वाह 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 वाह। खालिद साहब, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत आपने जो बातें हमें सुनाई हैं, और एक बार फिर से हमारा जज्बा वही वाला हो गया कि काम करें, मेहनत करें। और नौजवानों में अक्सर हम देखते सुनते हैं काम जवान की मौत है, और कायद आजम ने कहा काम करें, काम करें। और अक्सर हम इसको फन में लेते हैं कि कायद आजम ने फरमाया काम 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 और बस काम। उन्होंने कितना अपनी ज़िंदगी में काम किया, और वाकई इतना काम किया, और उन्होंने फिर अपने लाइफस्टाइल को उस तरह से मेंटेन किया। आज के नौजवान बस शॉर्टकट चाहते हैं, उनको क्या आप बताना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उनकी सबसे बड़ी वजह जो अपनी बीवी से अलहदगी हुई थी वो काम ही था सिर्फ। इसकी वजह ये थी कि एज में बहुत फर्क था। वो 18 साल की थी, कायदे में 42 साल के थे जब शादी हुई है रत्ती जना से। तो वो ज़ाहिर है नौजवान थी, वो चाहती थी कि टाइम दे कायदे आजम। उस वक्त मुल्क बनाने की स्ट्रगल थी, और कायदे आजम 20-20 घंटे काम करते थे। मैंने उनकी किताबें कई पढ़ी हैं कि रत्ती जना 3-3 दफ़ा आकर खाने का कहती थी, वो नहीं खाना खाने आते थे कि खाना की ब्रेक कर लें, वो मीटिंग में होते थे। वो यहाँ तक मोहब्बत थी कि वो टेबल पर चढ़ के बैठ जाती थी कि आप उठेंगे तो फिर मैं उठूंगी यहाँ से। लेकिन मुल्क ज़ाहिर है ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते थे, हर चीज़ पे फोकियत देते थे कि पाकिस्तान की स्ट्रगल है। और सबसे बड़ी वजह जैसे मैंने कहा कि उनकी जो सेपरेशन हुई या अलहदगी हुई, उसकी भी वजह काम ही था। और काम में तो जैसे मैंने कहा कि अगर शख्स का कोई अपनी सेहत का ख्याल नहीं किया, सबसे बड़ी तो यही बात है कि टीबी छुपाई इतने साल तक, क्योंकि उनको पता था कि अगर टीबी का मेरे मुखालफों को पता चल गया तो जाहिर है वो मुल्क नहीं देंगे फिर। और लॉर्ड माउंटबेटन ने, आखिरी बात मैं करता चलूं, लॉर्ड माउंटबेटन ने कायदे आज़म की वफात के बाद कहा था कि अगर हमें मालूम होता कि ये शख्स इतनी जल्दी चला जाएगा दुनिया से, तो हम पाकिस्तान की जो क्रिएशन है या जो डिवीजन है हिंदुस्तान की, कुछ महीने पोस्टपोन कर देते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात उसने कही, उसने कहा क्योंकि जिना पाकिस्तान के बारे में इनफ्लेक्सिबल था। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट। खालिद साहब, आप सही कह रहे हैं। आज अगर हम देखें तो भारत के अंदर जिस तरह से देखते हैं कि इंसानियत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, अकलियतों खासतौर पर मुसलमानों पर ज़मीन तंग है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो 2 कौमी नज़रिया है, उसके पीछे जो सोच थी उसको ज़रा वाज़े कीजिएगा। जो कायद का विजन था, आज पूरी दुनिया जनाब उसकी मोतरफ है, गुन गा रही। देखिए उज़ैर, उस जमाने में तो मैंने जैसे कहा, शालमी पे आप चले जाते हैं। मैं यहाँ क्लोजिंग से पहले एक स्टोरी सुना देता हूँ कि यहाँ शालमी में, लाहौर में, जो यहाँ पे बाजार था शालमी बाजार, उसके अंदर
तमाम ऑलमोस्ट 99% दुकानें हिंदुओं की थी। हिंदू को जो पानी पिलाया जाता था वो एक बाउल में पिलाया जाता था, लेकिन मुसलमान को एक बांस के जी ट्रांसफर किया जाता था, यानी नापाक ना हो जाए बर्तन। तो हमें तो पाकिस्तान इसलिए चाहिए था। दो कौमी नजरिया तो अपनी जगह मौजूद था, सिर्फ कायदे आजम ने उसको महसूस किया और लोगों को जाहिर है उसका बेनिफिट लेके दिया, और आज हम आज़ाद मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, आज हम आज़ाद मुल्क हैं और बड़ी खुशी की बात है कि कायदे आज़म ने वो अमल किया, ये पाकिस्तान बनाया और आज हम जो है आज़ादी से सांस ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। और आज का दिन जनाब बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत ही ज़बरदस्त दिन है कि हम देख रहे हैं दूसरी जानिब जो मसीही बरादरी क्रिसमस की सेलिब्रेशन भी जारी है। और वहाँ मैंने जिस तरह से आगाज़ में कहा था कि आज का दिन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ये मैसेज है जनाब जो खालिद चिश्ती साहब भी दे रहे थे, हमने भी देने की कोशिश की कि कायद के अफकार से, उनके उसूलों से उनको अपनाना चाहिए, हमें उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, कशीद करना चाहिए, ताकि जनाब हम भी अपनी ज़िंदगी को बामकसद बना सकें, ज़िंदगी का कोई गोल सेट कर सकें और मुल्क कौम की खिदमत कर सकें। और यहाँ पे ये बात भी यकीन दहानी कराने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में हम देखते हैं अक़लियती बरादरी कितनी महफूज है बनिस्बत हम भारत में अगर देखें तो वहाँ पर हर इंसान तंग है, इवन इंडियंस बहुत ज़्यादा तंग है वहाँ पर रहते हुए भी। तो यहाँ आप पाकिस्तान में देखें कि अक़लियती बरादरी कितना सुख का सांस ले रही है, आज़ादी से अपनी मजहबी रसूमात भी अदा कर रही है, आज़ादी से अपनी सेलिब्रेशन भी कर रही है। तो ये कायद की मेहरबानी है ना, कायद ने ये सारी चीजें मुमकिन कर दिखाई कि पाकिस्तान आज जो है हम फख्र से कह सकते हैं कि यस वी आर प्राउड पाकिस्तानी और पाकिस्तान और हम भी उनकी खुशियों में शरीक हैं। यस, खुशियों में शरीक हैं। और यहाँ वक्त हुआ है प्रोग्राम में इस वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद दीगर मौज़ूआत शामिल करेंगे, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम कायद डे मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। तो बानी पाकिस्तान ने जितना जोर बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी और अक़लियतों पर दिया है और जदीद दुनिया की तारीख में मेरा नहीं ख्याल किसी ने भी इन पर इतना जोर दिया हो। हमें इस मौके पर उनके बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी से मुताल्लिक उस पैगाम को ज़रूर याद रखना चाहिए जो उन्होंने 11 अगस्त को अपनी तकरीर में ये तारीख़ी अल्फाज कहे। जी तो नाज़रीन, ये कायद का पैगाम। और आज दुनिया भर में हम देख भी रहे हैं मसीही बरादरी क्रिसमस मना रही है और पाकिस्तान में भी क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई मजहबी जोश व खरोश और रिवायती जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर समेत तमाम बड़े शहरों में क्रिसमस के हवाले से खुसूसी तकरीबात का एहतमाम किया जा रहा है। क्रिसमस ट्री सजाए गए हैं, रंग बिरंगी रोशनी और बरकी कुमकुमों से गिरजाघरों और गली कूचों को रोशन किया गया है। इबादत और दुआया तकरीबात का सिलसिला भी जारी है, जहाँ मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगी जा रही हैं। इस मौके पर सियासी और अस्करी क़यादत की जानिब से मुल्क के दिफा, तालीम, सेहत और मौशी तरक्की के शोबों में मसीही बरादरी की मुखलिसाना और अनमोल खिदमात को सराहा गया है और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियतों के हुकूक और मुराद के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इयादा किया गया है। और क्रिसमस की तकरीबात के हवाले से मज़ीद जानने के लिए इस वक्त हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है रहबाज ने। ज़ैनब के पास चलते हैं और जानते हैं। जी ज़ैनब, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं लाहौर में और कितना जोशो खरोश देखनी है लोगों में भी, और मसीही बरादरी कितने जोशो जज्बे के साथ आज का दिन मना रही है? देखें, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर माल रोड के कैथेड्रल चर्च में और ये बड़ा पुराना और तारीख़ी चर्च है जहाँ पर मसीही बरादरी अपनी जो है इबादत करते हैं, दुआया तकरीबात करते हैं। और आज भी इसी तरह यहाँ पे क्रिसमस की तकरीबात के साथ साथ जो है सबसे पहले दिन का आगाज़ जो है वो दुआया तकरीबात से किया जा रहा है और इस वक्त जो है वो प्रेयर चल रही है, मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। जितनी मसीही बरादरी है वो यहाँ पे आई हुई है। अभी और भी मसीही बरादरी का आने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से यहाँ पे जो है वो इबादत जो की जा रही है और उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे मसीही बरादरी एक दूसरे को गले मिलकर जो है वो क्रिसमस की मुबारकबाद देते हैं और साथ ही मुख्तलिफ प्लान्स हैं, ख्वाबों पे जाते हैं और पूरे दिन को भरपूर तरीके से इंजॉय करते हैं। और लाहौर के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो बड़ी सेलिब्रेशंस की जाती है, जगह जगह पर केक काटे जाते हैं, एक दूसरे को मदू किया जाता है। ना सिर्फ मसीही बरादरी बल्कि मुस्लिम कम्युनिटी और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है इसमें शरीक होते हैं और बाकायदा तौर पे उनकी खुशियों में जो है वो शामिल होकर उनकी खुशियों को चार चांद लगा देते हैं। इस वक्त भी लाहौर में जो है दुआया तकरीबात के बाद कुछ ऐसा ही सिलसिला होने वाला है और दूसरी जानिब जो है वो गिरजाघरों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। 600 से ज़ायद गिरजाघर है इस वक्त जो है जहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात की गई है। सेफ सिटी कैमरों से जो है वो निगरानी भी की जा रही है। तो ये ओवरऑल जो है वो सिचुएशन आज लाहौर की। आगाज़ तो जो है वो दुआया तकरीब
से हो गया है। इस वक्त जो है जहां मैं मौजूद हूं, आगाज हो चुका है, तो कोई आपको गिफ्ट मिला है, कोई सांता आया आपको गिफ्ट देने? मैं इंतजार कर रही हूँ महम इस चीज का कि आज जो है मुझे इस बार मुझे मिल ही जाए, क्योंकि मैंने 11वें साल की जो है कवर की है। हाँ, मिल जाए, क्योंकि मैंने कवर किया है। ये 11th ईयर है, 11 इयर्स मुझे हो गए हैं कि मैं बाकायदा तौर पे जो है वो ये क्रिसमस का त्यौहार यहाँ पे कवर कर रही हूँ, और साथ में मसीही बरादरी के साथ उनकी खुशियों में शरीक भी होती हूँ और उनको विश भी करती हूँ। ज़ैनब, चले हम करते हैं, हम भी ये उम्मीद करते हैं कि 11वें साल में तो आपको तोहफा मिल ही जाए। अब और हमारे लिए भी चॉकलेट्स लेकर आइए। हमें ये बताइएगा कि यहाँ पर तो आप बता रही हैं कि जनाब सब कुछ चल रहा है और आप भी गिफ्ट की मुंतज़िर हैं। ये बताइएगा इनकी मसीही बरादरी की तफरीह के लिए क्या एहतमाम किया गया है हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से? तफरीही मकामात में क्या माहौल है, किस तरह से उन्हें डेकोरेट किया गया? उज़ैर, देखिए फिलहाल तो भी आगाज़ हुआ है दुआया तकरीबात से। उसके बाद जो है बाकायदा तौर पे हुकूमत पंजाब की जानिब से, चूँकि गुज़श्ता जो है रात को भी मैंने कवर किया, तो लिबर्टी चौक पे बाकायदा तौर पे पहली बार क्रिसमस ट्री लगाया गया है। वहाँ पे बरकी कुमकुमें जो हैं उससे बाकायदा तौर पे डेकोरेट किया गया है। पार्कों में बाकायदा तौर पे इसके इंतजामात होते हैं, रेस्टोरेंट्स में इंतजामात होते हैं कि जिस तरफ भी बच्चों के साथ जाया जाए तो प्रॉपर तरीके से जो है वो मसीही बरादरी अपने त्यौहार को इंजॉय कर सके और साथ में खाबे भी खा सके। लाहौरी हैं, चूंकि जाहिर है सैर के साथ साथ जो है वो खाबों के भी शौकीन है, तो कोशिश करते हैं कि दिन का एहतमाम है या दोपहर के टाइम में जितनी भी दावतें उड़ाएं वो या तो रेस्टोरेंट्स में उड़ाएं या फिर अपने दोस्त यारों के हमरा। तो प्रॉपर तरीके से जो है वो सेलिब्रेशंस इस दफ़ा की जा रही हैं हुकूमत पंजाब की जानिब से भी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी इसके जो है खासे इंतजाम किए हैं। डेकोरेशंस बाकायदा तौर पर कूचों गलियों में, लाहौर की मेन शाहराहों पर आगे भी हम लोग देखते हैं कि डेकोरेशन की है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही जो है उसको एहतमाम के साथ जगहों को सजाया गया है। जिस तरह बता रही है कि इस बार ज्यादा ही एहतमाम किया गया है, तो सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से बता दें कि सिक्योरिटी कितनी फुल प्रूफ बनाई गई है? जी बिल्कुल, देखिए लाहौर के अंदर अगर बात करें तो लाहौर के अंदर 600 से ज़ायद इस वक्त गिरजाघर है जहाँ पे जो है पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। खवातीन पुलिस एहलकार मौजूद हैं। 30,000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके, कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो इसी तरीके से जो है सेफ सिटी कैमरों से भी निगरानी की जा रही है। बाकायदा तौर पर IG पंजाब ने भी इसकी हिदायत की हैं कि जो जितने भी पुलिस अफसरान हैं वो इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं और चेकिंग कर रहे हैं कि कोई भी मसाइल जो है वो मसीही बरादरी को पेश ना आ सके। तो आज का दिन जो है वो भरपूर तरीके से मसीही बरादरी अपनी क्रिसमस का त्यौहार जो है वो मना रही है। बिल्कुल सही ज़ैनब, ये त्यौहार मनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया और बताया कि जनाब क्या प्लान्स किए जा रहे हैं और तफरीही मकामात पर जनाब क्या इंतज़ामात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से। ख़ास तौर पर लिबर्टी का भी तस्करा है जहाँ पर एक बड़ा क्रिसमस ट्री जो है कदावर वो लगाया गया, लोग उसके साथ जनाब सेल्फियाँ बनवा रहे हैं। एक तरफ तो ये माहौल है और दूसरी तरफ जनाब हमसाया मुल्क भारत है जहां अक़लियतों को डराया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारा प्यारा पाकिस्तान आपके सामने है जिसका हम तस्करा कर रहे हैं। खुशियां तकसीम हो रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने साबित किया कि वो हर तबके की वज़ीर आला है। बिल्कुल ठीक, और हम देख भी रहे हैं कि अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में होने वाली गुज़श्ता रोज़ जो तकरीब थी उसमें सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी ने मसीही मुलाज़मीन के लिए एक तनख्वाह के बराबर बोनस का ऐलान किया। तो वहाँ मौजूद मुलाज़मीन के चेहरे जो हैं वो खुशी से खिल उठे थे। तो कितना ज़बरदस्त, हम इतने अच्छे तरीके से हमारी जो स्टेट है वो अक़लियतों को भी ट्रीट कर रही है। और इस तकरीब में ना सिर्फ ये ऐलानात हुए, ये पैसे दिए गए, बल्कि केक भी काटा गया, तहाइफ भी तकसीम किए गए। इसके अलावा और हुकूमत का ये पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को वो तमाम हुकूक हासिल हैं जिनका वायदा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने किया। एग्जैक्टली और अज़मा बुखारी ने जी दुरुस्त कहा है कि मसीही बरादरी की मेहनत और ख़िदमत काबिल तहसीन है और ये बोनस इसी मेहनत और अमन के पैगाम का हिस्सा है जो क्रिसमस का ख़ासा है। और हम देख भी रहे हैं और आप भी देख ही रहे हैं यकीनन जो पाकिस्तान में हम माहौल इस वक्त देख रहे हैं किस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है। मसीही बरादरी बहुत खुश है, मोहब्बतें बांटी जा रही हैं जनाब हमारी जानिब से भी और सारे खुशियों में शरीक हम देख रहे हैं। गलियां कूचे रोशन हुए हुए हैं, लाइट्स हर जगह है और क्या ही मनाजिर है। अब तारीकी का भी थोड़ा सा तस्करा कर लें। दूसरी जानिब जनाब स्याह अंधेरा है, खौफ के बादल हैं। सेकुलरिज्म का लबादा ओढ़ने वाले भारत का मकरू चेहरा फिर से दुनिया के सामने आ चुका है जहां दुनिया भर में
अमन के गीत गाए जा रहे हैं, वहीं भारत में मसीही बरादरी के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है। जी बिल्कुल, और इंतहा पसंदों ने गुंडागर्दी की वो तमाम हदें अबूर कर ली हैं। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में जिस तरह क्रिसमस की दुआया तकरीबात पर हमले किए गए, वो इंतहाई शर्मनाक है, इंतहाई शर्मनाक है जी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि बीजेपी के कारकुनान गिरजाघरों में दाखिल हुए और धौंस और धमकियां दे रहे हैं कि जनाब टोपियां पहनकर ये क्या ड्रामा रचा रहे हो, घरों में बैठो। नई दिल्ली की सड़कों से लोगों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि दारुल हुकूमत है नई दिल्ली, जहां से लोगों को निकाला जा रहा है और वो अपने ही मुल्क में अजनबी महसूस कर रहे हैं। और ये वो भारत है जी जहां अब एक ख़ास नज़रिया जो है वो मुसल्लत किया जा रहा है और अक़लियतों को उनके बुनियादी मजहबी हुकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने इसे मजहबी आज़ादी और खौफ के बग़ैर इबादत के हक़ की संगीन आइनी खिलाफ वर्जी करार दिया है। अब संगीन खिलाफ वर्जियाँ करार तो दे ही जा रहे हैं, लेकिन वही बात है कि कोई एक्शन ही नहीं हो पा रहा है। जिस तरह से भारत में अक़लियतें महफूज नहीं है, मुस्लिम महफूज नहीं, कोई भी महफूज नहीं है भारत में। और दूसरी तरफ हम जैसे कि जिक्र भी कर रहे थे कि पाकिस्तान में आप देखें, आप टारगेट पाकिस्तान को करते हैं, पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क कहते हैं, पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। और ये है पाकिस्तान का चेहरा जो हम अपने नाजरीन के सामने रख रहे हैं, दुनिया के सामने रख रहे हैं कि किस तरह हमारे मुल्क में हर फर्द, इवन जानवर, फूल पौधे पत्ते, हर चीज़ महफूज है। और भारत में इंसानों की इतनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इंसानियत की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, कोई नोटिस लेने वाला ही नहीं है। और वाकई बहुत तकलीफ होती है, दिल से तकलीफ होती है। और जब इस तरह के और वहाँ आप देखें ना कि फिर ये जो बेचैनी है ये वाज़े तौर पर नजर आती है। अब जो अलहदगी पसंद तहरीकें हैं, क्या वो बिला वजह है? जो खालिस्तान की वो बात करते हैं, पंजाब इतना बड़ा है जो अलग होने की बात करता है, हमारे सिख भाई अलग होने की बात करते हैं कि जनाब हमारा अलग आप बनाए खालिस्तान, क्यों बात करते हैं? वो इसलिए बात करते हैं कि आप जानबूझ के हिंदुत्व की सोच की वजह से जनाब आप उन लोगों को महरूम रखते हैं। नारा आप लगाते हैं कि सेकुलर भारत है, तो पूरी दुनिया ये जानती है कि ये झूठ है, सेकुलर भारत कोई नहीं है। हिंदुत्व का नज़रिया, हिंदुत्व की सोच जो है वो कार फरमा है, इसके पीछे भी और छाई हुई है जनाब पूरे भारत के ऊपर। और हिंदुओं के अलावा किसी एंटिटी को वहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाता, चाहे वो मुसलमान है, चाहे आप देख लें सिखों के साथ मध्य प्रदेश में नई दिल्ली में जो सलूक हुआ है, या फिर जो निचली ज़ात के लोग हैं या जो अक़लियतें हैं, जो अक़लियती बरादरियाँ हैं, उनके साथ कितना बुरा सलूक किया जाता है, उनकी खवातीन के साथ क्या किया जाता है, ये सब कुछ आप आर्टिकल्स में पढ़ सकते हैं। ये मेरा ख्याल है यहाँ रिपीट करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। और वाकई आज अच्छा दिन है, ज़बरदस्त दिन है, तो हम थोड़ी अब माहौल को लाइट करते हैं, क्योंकि जब इस तरह की बात होती है, भारत की बात होती है, तो गुस्सा तो आता है, तकलीफ तो होती है, खून भी खोलता है कि किस तरह से इंसान हम देख रहे हैं कि इंसानियत की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, अक़लियतें महफूज नहीं, और वाकई तकलीफ दह चीज़ है। लेकिन हम अब पाकिस्तान का जब जिक्र करें कि पाकिस्तान में जी किस तरह सेलिब्रेशन है और सेलिब्रेशन की बात हो रही है, तो मूड को थोड़ा लाइट करते हैं और इस्लामाबाद का रुख करते हैं। इस्लामाबाद में जी क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट हो रहा है, निदा मुमताज़ से जानते हैं। जी निदा, बताइएगा वहाँ कैसे सेलिब्रेशंस हो रही हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए स्टेट की जानिब से भी? देखिए, मुल्क भर की तरह शहरी इक़्तिदार में भी क्रिसमस का जो त्यौहार है वो बड़े जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद की शाहराहों की बात करें, इस्लामाबाद में शॉपिंग मॉल्स की बात करें, गिरजाघरों की बात करें, मुख्तलिफ़ इमारतों की बात करें, तो उन्हें बड़ी खूबसूरती से बरकी कुमकुमों के साथ सजाया गया है। और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर क्रिसमस ट्रीज़ लगाए गए हैं, जिन्हें बड़ी खूबसूरती से जिंगल बेल्स के साथ सजाया गया है। और इसी के साथ साथ इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद में एक गिरजाघर के बाहर मौजूद हूँ, और यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मसीही बरादरी है वो आ रही है, जिसमें नौजवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। और यहाँ पे बाकायदा तौर पर जो इबादत हैं उनका आगाज़ हो चुका है, और मसीही बरादरी बड़ी अक़ीदत और एहतराम के साथ अभी अपनी मजहबी जो रसूमात हैं उसमें मसरूफ़ हैं। और इसी के साथ साथ जो तोहफ़े तहाइफ़ है उनका सिलसिला जारी है। तमाम तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। और इसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी के इंतज़ामात की बात की जाए तो इस्लामाबाद में बड़े सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतज़ामात हैं। इस्लामाबाद के जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी का बाकायदा इंतज़ाम है। और इसी के साथ साथ अगर मैं इस गिरजाघर के बाहर की बात करूँ, गेट पे तो रज़ाकार मौजूद हैं, पुलिस एहलकार मौजूद हैं, जो कि बाकायदा चेकिंग के बाद लोगों को जो है एंट्री की इजाज़त दे रहे हैं। खुशी का त्यौहार है, मसीही बरादरी के लिए बड़ा अहमियत का हामिल का ये दिन है, और बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ आज इस दिन को मना रहे हैं। और इस्लामाबाद पुलिस की बात की जाए, ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए, तो उनकी तरफ से तमाम तर जो एफ़र्ट्स हैं वो की जा रही हैं ताकि ना कोई नाखुशगवार वाक़या ना पेश आए। जी, तो बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम किए गए हैं, और निदा मुमताज़ हमें बता भी रही थी और दिखा भी रही थी कि किस तरह दुआया तकरीबात जो हैं वो जारी हैं। और मुस्लिम बरादरी भी जो है जनाब वो भी मसीह बरादरी की खुशियों में बराबर की शरीक है और बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं साथ इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। आज 25 दिसंबर है, और जहां आज का दिन बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम विलादत है, वहीं ये मुस्लिम लीग नून के कायद
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का दिन भी है और नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। उनका सियासी सफर किसी फिल्मी दास्तान से कम नहीं। वो पाकिस्तान की तारीख के शायद वाहिद सियासतदान है जो 3 बार पंजाब के वज़ीर आला और 3 बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हुए। जी, और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के कई सदूर और फौजी सरबराहान के साथ काम किया, जेलें काटी, 7 साल तक जिला वतन रहे, लेकिन अवामी सियासत से दूर ना हुए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी क़ुव्वत बनाया और मोटरवेज़ का जाल बिछाया। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और साहबजादी मरियम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला के तौर पर उनके तरक्की के मिशन को आगे बढ़ा रही हैं इस वक्त। और सुनो पाकिस्तान की तरफ से भी जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सालगिरह बहुत ज़्यादा मुबारक हो। बिल्कुल जी, और हम उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ साहब बल्कि ये दुआ के सेहत तंदुरुस्त रहें और उसके अलावा जनाब वो सियासत में भी फिर से एक्टिव हों, क्योंकि लोग उन्हें देखना चाहते हैं। और आज के दिन जब हम यकजहती की बात कर रहे हैं तो जनाब सारी सियासी जमातों को नवाज शरीफ साहब बड़े होने का किरदार अदा करें, तमाम जमातों को इकट्ठा करें और जो सियासी माहौल है उसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जाए। और ये जो तनाव की सी कैफियत है सियासी माहौल के अंदर, इसको कम करने में उनका किरदार बहुत ज़रूरी है और उन्हें ये अदा करना चाहिए। इस खूबसूरत मैसेज के साथ ब्रेक लेना ही बनता है। यहाँ वक्त पर ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद दोबारा से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पहले तो हम ये जानेंगे कि आज मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहेगा, मौसम क्या अंगड़ाई ले रहा है और मौसम क्या रंग दिखाने वाला है, तो हम बताइए जी। मौसम तो बहुत ज़्यादा अंगड़ाइयाँ ले रहा है और हमारी ज़ुबान भी आज टंग ट्विस्ट हो के अंगड़ाइयाँ ले रही है। तो नाजरीन, आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, मुख्तलिफ शहरों में क्या टेम्परेचर रहेगा, जानते हैं, आइए। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब के बेशतर मैदानी इलाकों और बालाई सिंध के अजला में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की तवक्को है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जान लेते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे बुलंदो बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित के अगर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 8 और कम से कम -2 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। स्कर्दू का रुख करें तो स्कर्दू में हम देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 6 और कम से कम -1 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है। सयाहों की जन्नत आज़ाद कश्मीर की अगर हम मौसम की बात करते हैं तो वहाँ हम देख रहे हैं जी बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद चलते हैं। मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 18 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 8 और कम से कम 0 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और नाज़रीन, अब आपके साथ शेयर करेंगे मेहमान नवाजों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। दारुल हुकूमत पेशावर का रुख करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 21 और कम से कम 6 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जैसे पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 12 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पेशावर, सवाबी, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, DI खान और गिरदनवा में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने के इम्कानात जाहिर किए गए हैं। और अब नज़र डाल लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम पर, जहां हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर लिए चलते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का रुख करें तो इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 20 और कम से कम 9 डिग्री रहने की तवक्को है। जिक्र करें मुल्तान का तो मुल्तान में जी ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 22 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क रहने की तवक्को जाहिर की है, जबकि गुजरांवाला, गुजरात,
सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, कोट अद्दू, झंग, डीजी खान, बहावल नगर, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, खानेवाल, खानपुर, बहावलपुर और रहीम यार खान में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की पेशगोई की गई है। और अब बात कर लेते हैं कुदरती ज़खायर से माला माल सूबे यानी कि बलूचिस्तान की। तो बलूचिस्तान में मौसम की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में नुमाया इजाफा हो गया है। कोयटा की बात करें तो कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 17 और कम से कम जो हम टेम्परेचर देख रहे हैं वो है 1 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान शिमाली ज़ियारत में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। और अब रुख करेंगे वादिये मेहरान यानी कि सूबा सिंध का और आपके साथ शेयर करेंगे सिंध का मौसम, जहां हम देख रहे हैं अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 26 और कम से कम 10 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 25 और कम से कम 15 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सखर, रोहड़ी, शिकारपुर, कश्मूर, शहीद बेनज़ीराबाद, मोंजोदड़ो और गिरदोनवाह में धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। मौसम की बात हो रही है तो जनाब मलिका कौसार, मरी को हम किस तरह से भूल सकते हैं। तो मरी के मॉल रोड से लेकर गलियात के ऊंचे पहाड़ों तक कुदरत ने सफ़ेद चादर बिछाने की तैयारी मुकम्मल कर ली है और तवील इंतज़ार ख़त्म हुआ है। मरी और गिरदोनवाह में बादलों ने डेरे डाल लिए हैं और जनाब मौसम बहुत ज़बरदस्त हो। और सबसे अहम बात यह है कि ये हसीन मौसम एक ऐसे वक्त में आया है जब स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, बच्चे घरों में हैं, मौसम सुहाना है और घर में बस एक ही मशवरा हो रहा है कि चलो जी मरी चलते हैं और हम प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन ठहरिए, ज़रा रुक जाइए। सैर सपाटे करने का जो प्लान आप बना रहे हैं उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ताकि आप वही जैसे हम बात करते हैं कि आपको राम राम से समझाते हैं ताकि जनाब आपको याद भी रह जाए। तो जहां पर बर्फबारी खुशियां लेकर आती है वहां ये इंतजामिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाती है। 2022 का जो तल्ख तजर्बा है वो भी हमें याद है और उसी को देखते हुए, उसी को पेश नज़र रखते हुए इस बार ज़िला इंतजामिया ने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है। सयाहों की सहूलत के लिए मखसूस पॉइंट्स पर टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद पहुंचाई जा सके। ज़बरदस्त जी। और इस वक्त मरी की सड़कों पर क्या सूरत हाल है, छुट्टियों के बाद सयाहों का रश कितना गैर मामूली है और क्या इन्होंने फैमिलीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी नफरी तैनात की है, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमने दावत दी है डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास साहब को। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बताइएगा कि मरी में इस वक्त सयाहों के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और सयाहों की तादाद पर कोई पाबंदी आयद की गई है या दाखिला मुकम्मल तौर पर खुला हुआ है? जी थैंक यू वेरी मच। जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों को छुट्टियां हैं और वीकेंड भी आज छुट्टी है, फिर आगे जो है वो न्यू ईयर नाइट का भी जो है वो आ रहे हैं दिन, तो इस हवाले से इन्फ्लक्स तो अच्छा खासा है। अभी भी इस वक्त 4000 से ज़ायद गाड़ियां जो हमारे मरी सिटी में इस वक्त मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें एक अच्छी फैसिलिटी जो प्रोवाइड कर दी है, जो कि एक सेफ सिटी की शक्ल में। अब हमें एग्जैक्ट गाड़ियों का जो है वो अंदाज़ा है कि हमारे शहर के अंदर कितनी गाड़ियां आ रही हैं और हमारे ज़िले के अंदर कितनी गाड़ियां आ रही हैं और कितनी गाड़ियां एग्जिट कर रही हैं। तो इस दफ़ा भी हमने अपने फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं जो टोटल जो है वो 13 हैं और जो अभी इन हैंड अभी हमने जो एक्टिव किए वो 7 फैसिलिटेशन सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ महकमा जात के लोग मौजूद हैं। सेंट्रल कंट्रोल रूम जो है वो फंक्शनल है। ट्रैफिक पुलिस की जो स्ट्रेंथ हमने रिक्वायर्ड थी वो पूरी है और रोड्स पे है। उसके साथ साथ उनको हेल्प आउट करने के लिए पैरा फोर्स, सिविल डिफेंस और पीटीएस जो है वो भी मौजूद है और ऑपरेशनल तौर पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस है डीपीओ साहब की निगरानी में वो भी काम कर रही है। ज़बरदस्त। आगा साहब, जिस तरह से आपने बताया कि 4000 तक गाड़ियां जो है वो दाखिल हो चुकी हैं सर शहर के अंदर, तो छुट्टियों के बाद सब ऑब्वियसली हर किसी का ये शौक़ भी होता है और कोशिश भी होती है कि जनाब वो मलिका कौसार का रुख करें। तो गाड़ियों के दाखिले के हवाले से हमें ये बताइएगा कि क्या कोई मखसूस हद आप लोगों की जानिब से मुकर्रर की गई है कि मतलब इतने हज़ार से ज़ायद गाड़ियाँ अगर हो जाएंगी तो फिर हम मज़ीद गाड़ियाँ जो है वो उनको एंटर होने का इजाज़त नहीं दे सकते, अलाउ नहीं कर सकते? जी देखिए, इसमें 2 सिचुएशंस हैं। एक तो रूटीन के हालात व वाक़यात हैं, जैसे कि अभी जो है वो टेम्परेचर
उस तरह से नहीं है, और स्नो भी नहीं है, और ना ही कोई यहाँ पे अभी इस वक्त बारिश है। आज भी सनी है, ऑल दो टेम्परेचर तो कम है। सही। तो ये एक रूटीन का दिन है जिसमें रूटीन की ट्रैफिक आ रही है, जो एंटर भी हो रही है और एग्जिट भी हो रही है। समहाउ जब स्नोफॉल होती है तो उसमें हमें प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे बर्फ़ की वजह से जो ऐसी गाड़ियाँ या ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको उस सिचुएशन में गाड़ी जो है उसकी ड्राइविंग प्रॉपर नहीं आती, और उसकी वजह से लॉन्ग क्यूज जो लगती हैं, कतारें लगती हैं, और जो ट्रैफिक है वो स्लो होती है। तो उस शक्ल में हमारा एक अपना पूरा प्लान मौजूद है, लेकिन हम इंशाल्लाह लास्ट ईयर्स में भी हमने दोनों सीजन में मैक्सिमम लोगों को अकोमोडेट किया है। ऑल दो ट्रैफिक स्लो समहाउ हो जाती है, लेकिन हम अदरवाइज जो है डिस्करेज नहीं करते कि एक जो आदमी, एक टूरिस्ट जो है हमारा मेहमान दूर से आ रहा है, तो हम उसको किसी वजह से डिस्करेज ना करें। तो अभी इंस्टेंटली हमारी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अभी लोग हैं वो आ रहे हैं, लेकिन एक मुकर्रा जो तादाद, इन केस अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है टोल प्लाजा से लेके यहाँ तक कोई लाइंस जो हैं यहाँ पे बनती हैं, तो फिर हम उस वक्त में कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेके ट्रैफिक को फ्लो को स्मूथ और रेगुलेट करने के लिए कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक को स्लो जरूर कर दें। जबरदस्त। सही, यानी कि तमाम इकदाम पूरे हैं और अभी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। अच्छा आगा साहब, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सयाहों को सहूलियात देने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और मरी में सयाहों की सहूलियात को लेकर किन प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम किया जा रहा है? जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो यहाँ का विजन है एक टूरिज्म सिटी का, उस हवाले से हम खुद भी एज टूरिस्ट आते थे तो यहाँ में हमें पब्लिक टॉयलेट्स का एक बहुत इशू आता था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 7 पब्लिक टॉयलेट्स जो हैं वो सिटी और इनसाइड अराउंड द सिटी जो है वो हमने जो है फंक्शनल कर दिए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो बनाए गए हैं टूरिस्ट के लिए। इसके साथ साथ हमारा जो टूरिज्म स्क्वाड है वो लोगों को फैसिलिटेट कर रहा है। हमारे जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारी सिटी का, और जो आप अगर अभी आपका इत्तेफाक एक्सप्रेस वे उसको वो बिल्कुल जो है उसको रिहेबिलिटेट कर दिया गया है। स्ट्रीट लाइट्स को ऐड किया गया है। इसी तरह से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए साइट सीइंग जो हमारी गाड़ियां हैं, बसेज हैं टूरिज्म जो डिपार्टमेंट की, वो यहाँ पे चल रही हैं। गोल्फ कार्ट्स जो हैं वो हमने जो है वो एक्टिव की हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पहले से जो भी यहाँ पे आएगा इंशाल्लाह उसको एक वाज़ेह तब्दीली यहाँ पे नजर आएगी। बिल्कुल आगा साहब, आपने ये एक अच्छी तब्दीली दुरुस्त फरमाया, और मैं रिलेट भी कर पा रहा हूँ। आपने कहा कि अगर आपने रिसेंटली विजिट किया, तो मैंने रिसेंटली विजिट किया है मरी एक्सप्रेस वे, जहाँ से मतलब स्टार्ट ही होता है। वहाँ पे जो पहले हमने देखा था तो रोड कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत टूटी होती थी, लेकिन पैचेस जो हैं वो अब लगा दिए गए हैं। रोड बड़ी बेहतरीन है, इक़दामात वाज़े तौर पर नज़र आते हैं, और तजावुज़ात भी जो हैं वो ख़त्म किए गए हैं। सर, वॉशरूम जो हैं उनकी बड़ी किल्लत थी, वो आपने बताया कि अभी तक कितने पब्लिक टॉयलेट्स बना दिए गए, मज़ीद कितने बनाने का इरादा है। और सर, पार्किंग जो है वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाती है पीक सीज़न के अंदर, उसके लिए क्या एहतमाम और इंतज़ाम किया गया है? जी, एक जेन्युइन इशू जो हमें यहाँ पे, चूँकि ये एक स्टीप एरिया, हिली एरिया, यहाँ पे हमें लैंड जो है उस तरह से जो है नहीं मिलती, और गवर्नमेंट का ये है कि यहाँ पे हम चूँकि अदरवाइज जो कंस्ट्रक्शंस हैं, इलीगल बिल्डिंग्स इनको गिरा रहे हैं, तो जो हमारे एक पार्किंग प्लाजा का प्लान था वो मैडम सीएम ने अप्रूव इसीलिए नहीं किया कि हम इस तरह का कोई स्ट्रक्चर यहाँ खड़ा नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली हमने जीका गली पे एक पार्किंग यार्ड जो है वो स्टेब्लिश किया, और एक हमने जनरल बस स्टैंड के साथ पार्किंग यार्ड स्टेब्लिश किया है जो कि सयाहों की गाड़ियों को पार्क करने के लिए मौजूद है। और भी इसके ऊपर जो है हम काम कर रहे हैं। साथ साथ हेल्थ की फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो चुकी हैं। शामली हॉस्पिटल 350 बेडेड जो है वो फंक्शनल हो चुका है, विद कार्डियक यूनिट वहाँ पे जो है वो भी फंक्शनल है। खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी में THQ के साथ साथ ये एक एडिशनल एक फैसिलिटी जो है वो भी यहाँ पे मुहैया कर दी गई है। सही। अच्छा आगा साहब, मरी के दाखिली रास्तों और मॉल रोड पर सयाहों की रहनुमाई के लिए जो मराकज़ बनाए गए हैं वो किस किस्म की हंगामी मदद फराहम कर रहे हैं? जी, ये बिल्कुल, हम एक तो हमने अपने ब्रोशर्स, पम्फलेट्स, जो इंफॉर्मेशन मटेरियल है वो हम जो हमारे एंट्री है टोल प्लाजा दोनों हमारा एक्सप्रेस वे से और GT रोड से, वो वहाँ पे हमारा स्टाफ जो है वो लोगों को प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर मरी का पूरा एक प्लान जो है वो एक मैप की शक्ल में उसके ऊपर प्रिंटेड है, और उसके जो बैक साइड है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। हमारे कंट्रोल नंबर जो रूम है उसके ऊपर टेलीफोन नंबर मौजूद हैं, हमारे टेलीफोन नंबर्स मौजूद हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के। इसके साथ साथ PTS का जो अभी हेल्पलाइन है 1422 वो भी एक्टिव हो चुका है, 1122 ऑलरेडी एक्टिव है। हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स के ऊपर रेस्क्यू 1122, हाईवे, ट्रैफिक पुलिस और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। खुदा न खास्ता कहीं कोई सिचुएशन पैदा होती है
तो आप उनसे रब्ता करके जो हमने थोड़े थोड़े डिस्टेंस के ऊपर जो है लाइक हमने एक लोअर टोपे पे बनाया, एक 17 मील के ऊपर बनाया, फिर जीका गली में है, इसी तरह से ठंडा जंगल में और आगे संदियां और फिर बाड़ियां के करीब बनाया। तो ये मुख्तलिफ शहर के थोड़े थोड़े फासले पे है कि खुदा न खास्ता कहीं स्नो की वजह से या किसी भी सिचुएशन की वजह से आप रुकते हैं तो आप जो है वो कुछ फासले पे ही आप वहाँ पे लोग आपको हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह। सही, बिल्कुल हेल्प आउट ठीक है, करने के बहुत लिए भी बेहतरीन सारी इंतज़ाम। सहूलियात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आगा ज़हीर साहब आपके वक्त का, और जिस तरह से आगा ज़हीर साहब ने भी बताया कि तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं और सयाहों को भी चाहिए जी जो एडवाइजरी जारी की गई है उस पर अमल दरामद करें, और इस वक्त जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। बड़ी तादाद में सयाह जो हैं वो मरी का रुख कर रहे हैं, मौसम खुशगवार हो चुका है, सब इंजॉय। न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए फैमिलीज जो हैं और फिर जो मंचले हैं वो बहुत बड़ी तादाद में रुख करते हैं, तब ज़रा थोड़ा सा चैलेंज दरपेश होता है, और बर्फबारी में जनाब उससे ज़्यादा चैलेंज दरपेश होता है। लेकिन अच्छी बात यह कि 2022 के तल्ख तजुर्बे से इंतज़ामिया ने भी सीखा है, हुकूमत ने भी सीखा है, और इस बार जनाब जो हैवी मशीनरी है वो पहले से अलर्ट है कि खुदा न खास्ता अगर ज़्यादा बर्फबारी हो जाए तो किस तरह से उसे सड़क से हटाना है, लोगों को किस तरह से रेस्क्यू करना है, ताकि जो ट्रैफिक का फ्लो है वो स्मूथ रहे और लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी ना। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी है और सर्दी में दांत बजते हैं ठिठुरता है जब इंसान, तो ये करता है ना तो वो दांत लगते हैं सनसनाहट जो दांतों में होती है, तो उसके लिए जी दांतों की हिफाजत और दांतों की सेहत की हिफाजत। पेस्ट लेके आई हैं आप? टूथपेस्ट लेके आई हैं? नहीं, मैं एक ना रुबीना यूसुफ की रिपोर्ट लेकर आई खुसूसी, ताकि आप अपने दांतों की हिफाजत कर सकें। एक मुकम्मल और जामे जो रिपोर्ट है ना उसको देखकर आप अपने दांतों को मजबूत और चमकदार बना सकते हैं। तो देख लेते हैं रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग सुनो पाकिस्तान और आप देख रहे हैं, मैं एक डेंटल क्लिनिक में मौजूद हूँ एंड आई हैव विद मी डॉक्टर इमरान ज़िया। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पर आने का हमारा एक ही पर्पस है, हम लोगों को बता सके कि दांत कितना मैटर करते हैं और हमारी एस्थेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और लोग इसको बहुत इग्नोर करते हैं। फिर वो जब टीवी स्क्रीन पर आते हैं तो वो अपने नकली दांत लगवा रहे होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे एक्ट्रेसेस और एक्टर्स ने तो अब ये अपना ही लिए हैं कि उन्होंने वीनियर करवाना है या जो भी। तो कितना ज़रूरी है जो हमारी सोसाइटी है उसमें, जो हमारी ख़ास तौर पर माएँ, कि उन्होंने अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है। उनको नहीं पता होता कि बच्चे के दांत दो दो निकल रहे हैं, उनको किस तरह से ओवरकम करना है, और फिर कितना इस मतलब किस स्टेज में ज़रूरी है कि बच्चों को यहाँ पर हम क्लिनिक में लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने पोर्टल पे बुलाया। दांत सिर्फ खाने तक महदूद नहीं है कि दांत हैं तो खाना सही खाया जाएगा। दांत ना सिर्फ खाने के लिए ज़रूरी है बल्कि आपकी एक सोशल अपीयरेंस, आपकी एस्थेटिक्स, आपकी कॉस्मेटिक्स में बड़ा काम अदा करते हैं। आपकी स्माइल खूबसूरत नहीं होगी, आपके दांतों पे पीले लाल धब्बे होंगे, पान के दाग होंगे, स्मोकिंग स्टेन्स होंगे, तो कोई आपकी बात पे तवज्जो भी नहीं दे सकेगा और आपके बात को कोई वेटेज नहीं होगी। इसके अलावा अगर मुंह से स्मेल आ रही है या मसूड़ों से ब्लीडिंग हो रही है तो ये भी एक बैड सोशल फैक्टर है। पेशेंट इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकता है। और सबसे अहम बात जिसकी तरफ बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं कि वो दांत की साथ ज़ुबान की नोक टकराती है तो उनकी प्रोनाउंसिएशन बेहतर होती है। अगर दांत वहाँ पे नहीं होंगे, टूटे फूटे होंगे, तो प्रोनाउंस सही नहीं हो सकेगा। सो अच्छा, इससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, सामने के दांत ना हो तो सीन, चे, तोए, ज़्वात, जेड, ये अल्फाज ऐसे हैं ज़ुबान कुछ की। दांत आपको ज़रूरत पड़ती है दो दांतों को जोड़ने की, कुछ वर्ड्स बोलने तो की। दांत ना सिर्फ खाने के लिए बल्कि मुस्कुराने के लिए और बोलने के लिए भी ज़रूरी है। अब रही बात कि माँ बाप को कब से देखना चाहिए, सबसे पहली बात दांतों की गड़बड़ की इब्तदा तब होती जब पैदाइश के बाद माँ उनको फीडर पे लगा देती। ठीक है। फीडर से तालू तंग हो जाता है और बच्चों के दांत बड़े होकर टेढ़े होते हैं जिससे कि ब्लीडिंग होती है, दांतों में कीड़ा लगता है और सबसे बड़ी बात दांत टेढ़े हो जाते हैं और फिर अलाइनर या ब्रेसेस लगाने के साथ उनको हम सीधा कर सकते हैं। सर, फीडर से किस तरह हो सकता है आपका ये बढ़ जाता है? बिल्कुल ऐसे, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जबड़े की हड्डियां बल्कि सारी जिसम की हड्डियां सॉफ्ट होती हैं। जब बच्चा निप्पल को सक करता है, जब वो सकिंग रिफ्लेक्स उसके डेवलप होता है तो रबर के या सिलिकॉन के निप्पल के साथ ही उसके तालू की शेप हो जाती है और जबड़ा तंग होगा तो दांत बाहर को आएंगे। इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं? कोई और अल्टरनेटिव है फीडर का? क्योंकि बच्चे तो उसके बगैर दूध नहीं पीते। मदर फीड एक बेस्ट ऑल्टरनेट है और अगर ज़रूरी है कि साथ बॉटल फीड करनी है तो उसको मुख्तसर टाइम के लिए करें। बहुत लंबा पूरी रात के लिए जो मुँह में दे देते हैं
उससे सारी रात बच्चा सोया भी रहता है और वो सकिंग रिफ्लेक्स उसका इतना डेवलप हो जाता है कि तालु तंग हो जाता है। तो बेहतर है कि लिमिटेड टाइम के लिए बॉटल फीड करें और साथ बाकी जो आप उसको फीडिंग कप या उसके थ्रू भी दे सकते हैं चीज़ें। अच्छा सर, ऐसा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके एक मुंह में दो दांत आ रहे होते हैं, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, वो क्या सीन है? मतलब एक जगह से दो दांत कैसे? डबलिंग तब होती है जब दूध के दांत प्रॉपर वक्त पे नहीं गिरते। होता क्या है, अगर जबड़े की हड्डी की नशोनुमा सही हो रही हो, डेवलपमेंटल स्टिमुलस मिलता रहे, तो परमानेंट दांत आते जाते हैं और दूध के दांत हिलते जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग दूध के दांत नहीं निकालते। नहीं होते हैं दूध के दांत, वो बाजू का पार्शियल एनोडोंशिया कहते हैं, बहुत कम होते हैं कि ना है। अब जहाँ तक डबलिंग को हम बात को डिस्कस करें, डबलिंग तब होती है जब दूध के दांत अपने वक्त पे नहीं गिरते, वो भी रहते हैं, परमानेंट भी आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि चूँकि जबड़ा छोटा होता है तो उसमें दूध के जो परमानेंट दांत हैं वो दूध के दांतों को वक्त पे गिराते नहीं हैं, वो अपनी जगह निकलाते हैं, दूध के दांत अपनी जगह निकलाते हैं, तो डबलिंग हो जाती है। इसमें हम ये करते हैं कि दूध के दांतों को निकाल देते हैं ताकि परमानेंट दांत अपनी जगह पे आ सकें। ठीक है, वो आ जाता है अपनी जगह पे या फिर उसके लिए कुछ अलाइनर यूज़ करना पड़ता है? कुछ केसेस में तो खुद ब खुद आ जाते हैं। बच्चा बड़ा होता है, जबड़ा फैलता है, जगह बनती तो अलाइनमेंट हो जाती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब ये ऐसा नहीं हो पाता, फिर हम ब्रेसेस या अलाइनर्स के थ्रू दांतों की अलाइनमेंट पूरी करते हैं। सर, ये स्केलिंग कितनी देर बाद करवानी चाहिए? मैंने सुना है कि आपका जो है दांत इससे वीक हो जाते हैं अगर आप कोई 6 मंथ बाद स्केलिंग करवाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें प्लाक कुछ लोगों से ज़्यादा आता है। हमारी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर आज स्केलिंग करवाई है ना तो कोई 3 से 4 महीने बाद फिर प्लाक अंदर से बनना शुरू हो जाता है। तो क्या इससे दांत वीक हो जाते हैं अगर आप करवाते रहें? सबसे पहले तो ये मिथ दूर करें कि स्केलिंग करने से दांत ख़राब होते हैं, कमज़ोर होते हैं। मुझे ये बताइए कि मुंह धोने से क्या मुंह ख़राब होता है? ये मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ जो मुझे कहते हैं। आप दुनिया जहान की अच्छी टूथपेस्ट से ब्रश कर लें, दुनिया जहान के बेहतरीन माउथ वॉश से कुल्लियाँ कर लें, हमारे थूक में मौजूद जो बैड बैक्टीरिया हैं वो पौने घंटे या घंटे के बाद प्लाक बनानी शुरू कर देते हैं। अब रही बात, आपने कही दांतों पर प्लाक जमती है, इसकी दुनिया में 2 ही रीज़न्स हैं। या तो ब्रश ना किया जाए सिरे से, या किया जाए लेकिन सही तरीके से ना किया जाए। प्लीज़ ये भी आज आपने बताया मैं कि ब्रश को सही तरीके से ब्रश करने का सही तरीका मैंने ये मॉडल रखा है। इसीलिए जैसे ऊपर के दांत हैं, लोग क्या करते हैं कि यूं ब्रश करते हैं, यूं। मैं भी सॉरी ठीक है ना, अगर आप क्लोजअप दे सकें तो ये जो दांतों की जगह हैं इनको जब यूं करेंगे आप साफ, तो दांतों में मैल और जम जाएगा। जब ऊपर नीचे साफ करेंगे ना तब ये दांत साफ होंगे। अच्छा, इससे कभी कभार ये जो आपकी गम्स हैं इनमें भी लग जाता है ब्रश? नहीं, आप आराम से करें। ठीक है, बहुत स्लो। इसी तरह ये नीचे के दांत तो नीचे ऐसे साफ करें, बजाय इस तरह करने के आप यूं साफ करें। उसके अलावा जो ये सरफेस है जहाँ पे मसूड़े और दांत मिल रहे हैं, यहाँ पे गुलाई की शक्ल में सर्कुलर मोशन से करें। यानी कि इन शॉर्ट कभी हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग ना करें, नो, वर्टिकल ब्रशिंग एंड राउंडेड। उसके बाद जो ये सतह जहाँ से खाना चबाते हैं, इसको अपने ब्रश रख के तो यूं साफ करना है, यूं। ये मैं बिल्कुल ऐसे जैसे, ठीक है। नीचे के दांतों को भी आपने, ये जो फ्लोर ऑफ द टूथ है इसको आपने राइट लेफ्ट करना है। इसके अलावा जो निचले दांतों में जब हमारा थूक इकट्ठा होता है वो ये जगह, तो यहाँ पे आपने ब्रश को यूं करके आपने ये फर्ज करना है कि आप किसी फसी चीज़ को निकाल सकते हैं। आप यूं करें, मैं आपको लिख के देता हूँ कि कभी आपके दांतों पे प्लाक नहीं जमेंगे। ब्रश करने का तरीका, ब्रश की सिलेक्शन, ब्रश करने का वक्त। अब एक और बात निकल आई इसमें से, हमारे यहाँ क्या जी, सुबह उठ के ब्रश करना। सुबह उठ के ब्रश करना ऐसे ही है जैसे आपने कोई चोरी होने के बाद गेट को लॉक किया। अब होता है कि रात को आपने डिलीवरी बॉय खाना वाना किया, एंजॉय किया और सो गए। होता क्या है कि मेजर पोर्शन जो आपने चबाया वो तो मैदे में चला गया, लेकिन जो लेफ्ट ओवर्स हैं वो में इकट्ठे रह गए, और वो जो हमारे सलाइवा के साथ बैड बैक्टीरियम के साथ मिलकर 2 तरह के एसिड्स बनाते हैं, ब्यूटारिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। ये 2 एसिड्स हैं, ये दांतों में कैविटी बनाते हैं और मसूड़ों की स्वेलिंग का बायस बनते हैं, जिससे बाद में मसूड़ों से ब्लीडिंग होती है, मुंह से बदबू आती है। और मसूड़ों की ब्लीडिंग को अगर आप अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो ये और बहुत सी बीमारियों को जन्म देती है, जिनमें सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का रिस्क होता है और जोड़ों के दर्द जैसे। ठीक है सर, बाकी मुझे बताइएगा रूट कनाल कितना सक्सेसफुल है, और ये जो दांत का हम इम्प्लांट करवाते हैं ये कितना सक्सेसफुल है? मैंने भी अपने 2 दांत इम्प्लांट करवाने, और मुझे बहुत फोबिया है कि मेरी एक मेजर सर्जरी होगी, अंदर सक्रिय वो गॉश डलेगा, तो वो कितना मतलब फोबिया है, और ये क्या वाकई सक्सेसफुल हो जाता है? ये मेरा थोड़ा सा ओवरकम कर दें आप। पहले तो मैं बताऊँ कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता क्या है। दांत की रूट की जो कैनाल है उसके ट्रीटमेंट को रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। ब्रेन से ब्लड और नर्व सप्लाई आ रही है हर दांत में। जब एक दांत सेंसिटिव हो जाता है या पेनफुल हो जाता है, तो आज से पहले तो ये था कि इलाज दंदा अखराज दंदा के दांत खराब हुआ है कटा दो,
अब वो नहीं है। अब रूट कैनाल कुछ दहाइयाँ पहले ये आया एक तरीका इलाज जिसके ज़रिए हम दांत को आम जुबान में डेड करना कहते हैं कि हम वो ब्लड सप्लाई या नर्व सप्लाई काट देते हैं और दांत को बचा लेते हैं। दांत डेड हो जाता है, उसके ऊपर कोई ठंडे गर्म का असर नहीं होता। उसके बाद उसके ऊपर हम एक कितनी देर तक ये सर्वाइव कर सकता है ये जो डेड दांत है? ये डिपेंड करता है कि आपका यूजेज कैसा है या आप कितनी केयर करते हैं। रूट कैनाल करने के बाद दांत के ऊपर अगर कैप या क्राउन करा लिया जाए तो उसकी मुद्दत और बढ़ जाती है। तो यूजुअली 8 से 10 साल तो एक दफ़ा रूट कैनाल चल जाती है। इससे ज़्यादा भी हमने देखा लोगों के दांत सस्टेन करते हैं। ठीक है। अब बात आ गई आपके दूसरे पार्ट की, इम्प्लांट की। इम्प्लांट एक जदीद तरीन तरीका इलाज है किसी निकले हुए दांत की जगह नया दांत लगाने का। इम्प्लांट से पहले क्या होता था कि ब्रिज लगाया जाता था, बाजू का आजकल भी लगाना पड़ता है। ब्रिज क्या होता है? आप खाली जगह को ऐसे, हाँ जी, ये आपके दांत है, एक दांत निकल गया तो साइड के जो नेबरिंग दांत है, जो हमसाया दांत, उनको ग्राइंड करके उनके ऊपर कैप चढ़ाया जाता है, साथ जुड़ा होता है, जो कि मतलब आपके 2 दांत ज़ाया होंगे एक दांत लगाने ज़ाया कह लें या यूज़ होंगे, ग्राइंड होंगे। एक दांत की खातिर 2 और दांतों का भी नुकसान होता है। इससे बचने के लिए इम्प्लांट एक सोचा गया, एक जिद्दत आ गई। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी और आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है कि आज हम स्पेशल यहाँ पर डॉक्टर के पास आए हुए थे और हमने अपने दांतों पर काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स दूर की हैं, बात की है डिटेल में। तो मुझे लगता है जो मदर्स हमें देख रही हैं और वो अपने बच्चों के दांतों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन पर बहुत ही बड़ा गुनाह किया जा रहा है। जब बच्चा बड़ा होता है तो वो ये कह रहा होता है कि माँ आपने मेरे दांतों का ख्याल क्यों नहीं रखा। मदर्स बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकाल कर आपको आना चाहिए क्लिनिक, दांत दिखाने चाहिए, क्योंकि ये हमारी मुस्कुराहट का यही एक ज़रिया है। सो मुझे उम्मीद है कि आज आपने हमारे सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के जदीद दौर में जहां बच्चों की सेहत और खुराक पर हज़ारों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वहीं एक अहम सवाल सबके जहनों में उभर रहा है, आखिर बच्चों का कद क्यों नहीं बढ़ रहा? महंगे डब्बे बंद जो होते हैं, दूध मिलते हैं, सप्लीमेंट्स मिलते हैं और जदीद तर्ज ज़िंदगी के बावजूद बच्चों को छोटा कद जो होता है वो महज जीनियाती मसला है या किसी बड़ी गफलत का नतीजा है? ये आज हम अपने प्रोग्राम में बिल्कुल इसी खुसूसी सेगमेंट पर बात करेंगे छोटे कद के हवाले से कि बुनियादी वजूहात क्या हैं, इब्तदाई अलामात क्या और हिकमत की रोशनी में कद बढ़ाने के सेहतमंद उसूल और बरवक्त इलाज क्या हो सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब हकीम अताउर रहमान साहब। हकीम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। हकीम साहब, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो अब की जनरेशन है, अब वो थोड़े से कद हम देख रहे हैं कि कम आ रहे हैं। पहले हम देखते थे बड़े तवीलुल कामत लोग थे। क्या वजह है कि अब जो है वो हाइट उस तरह से देखने को नहीं मिल रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब जो दौर जा रहा है उसमें बच्चों की जो खुराक है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले वक्तों में माएँ जो हैं बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। ख्याल तो अब भी रखती हैं, लेकिन चूँकि पैसे की फरावानी है, पहले वो इतना वसाइल नहीं लोगों के होते थे। और आप देखें इस दौर में माशाल्लाह जो गरीब से गरीब भी है वो भी अपना लाइफस्टाइल अच्छा गुजार रहा है, अच्छा मोबाइल रखता है। और उस वक्त में हर गली में फास्ट फूड की दुकान भी नहीं होती। जी बिल्कुल। तो ये जो हमारी खुराक का अमल दखल है ना जी, नाकिस गदाएं जो हैं, जब बच्चा खुद खाने लग जाए उस सूरत में उसको टॉन्सिस के इश्यूज होते हैं। अच्छा, टॉन्सिस ऐसी हमारी पहली एक ऐसी सीढ़ी है जिससे हमारी पूरी बॉडी की ग्रोथ होती है, कद भी रुकता है, जिसामत भी रुकती है। तो टॉन्सिस का जिनको इशू वो भी इस कद की वजह से रुक जाते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से कद भी रुक जाता है। बेसिकली ओसिफिकेशन होती है हमारी बोन्स की ओसिफिकेशन है। अच्छा, ओसिफिकेशन क्या है? ये हमारा अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे सेल्स बनाए हैं, ग्रोथ सेल्स, वो तो काम कर रहे होते हैं। उसके साथ कुछ प्लेट्स हैं हमारी बोन्स के अंदर, जिनकी जब तक वो प्लेट्स में खला बाकी है तो वो बढ़ती रहेंगी। अच्छा, इसका जो टेक्निकली मामला ये होता है कि आप अपनी बॉडी को ऐसी एक्सरसाइज का आदी बनाएं जिसमें आपकी बॉडी जंपिंग करे, जहां आप थोड़ा सा ज़मीन से आपके पाँव को उठना पड़े, ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बैडमिंटन भी है, वॉलीबॉल भी है, इसमें वो रस्सा टापना भी है। तो ये वो 3-4 एक्सरसाइज हैं। जब हम अपने बच्चों को इस तरफ लेके आएंगे
ठीक। क्योंकि देखिए मोबाइल्स की वजह से हमारी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो कम हो गई हैं, कम हो और गई। इंडोर एक्टिविटीज़ में हमारा हकीम माइंड साहब, सेट तो बहुत ज़्यादा है। ये तो आपने एक्सरसाइज वगैरह जी, बता जी। दी ना, कौन सी उम्र में कौन सा एक वो लम्हा होता है जब बच्चे की जो एज है वो कद है जो बढ़ना शुरू हो जाता है, और कब तक कद बढ़ता है फिर? जी बिल्कुल, देखें बच्चे और बच्चियों में थोड़ा बहुत फ़र्क है। बेसिकली एक तो ये कुलिया ज़हन में रख लें तमाम वालदैन कि हमारे यहाँ 2, 4 साल, 5 साल, 7 साल के भी बच्चियों के लिए वालदैन कद छोटा हो तो परेशान होते हैं और वो मुख्तलिफ जगहों पे दवाइयों के लिए जाते हैं। जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि बच्ची या बच्चा बलूगा से पहले कद की दवाई इसको नहीं देनी, मेडिसिन नहीं अच्छा, देनी। लोग सही। खिलाते देखिए हैं। कुछ बीमारियों का, चीज़ों का ताल्लुक हमारे ग्रोथ से है, हमारे हार्मोन से है, और बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं। जी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, बच्चियों के अंदर जो कद है ना वो बलूगत के बाद से लेके तकरीबन आजकल हमारी जो बलूगत है वो 12 साल 13 साल तक की है, बच्चियों में हो जाती है, बल्कि सही। 10 साल में भी हो रही है जो हमारी खुराकें हैं आजकल। अच्छा, उसमें यह कि 18-19 साल तक, पहले बच्चियों में 20-21 साल तक कद बढ़ जाता था। जी। अब आप यकीन करें 17-18 साल तक कद बढ़ता है, इसके बाद बहुत कम चांस है बहुत कम बच्चियों में चांस कद होता है, बढ़े। ऐसे ही है। अच्छा, बच्चों में थोड़ा सा इसमें 1-2 साल आप इजाफा कर दें, और अमूमन बच्चियों में बलूगत की जो मेन बच्चियों में जो एक इब्तदाई अलामत है वो अयाम का आना है। और बच्चों में भी अमूमन अगर आप उम्र का देखें तो 12-13 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा बलूगत में आ जाता है। बलूगत में आ जाता है। तो उसकी भी जो उम्र है वो बच्चियों की निस्बत 2-3 साल ज़्यादा है जाता है। कद बढ़ने की। तो वो 22 साल तक, 23 साल तक भी कद बढ़ा सकता है, लेकिन बहुत रियल केस है। और जब ये जी जी उम्र एक बच्चे की हो जाए, ये आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि इस उम्र तक कम उम्री में आपने कोई मेडिसिन नहीं देनी, बिल्कुल। नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। डाइट अच्छी करें, उसकी एक्सरसाइज करवाएं, और मेडिसिन न जब दें। उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि जब उन्हें कोई चीज इस्तेमाल करवाई जा सकती है, नेचुरल चीज, जी, तो बिल्कुल। तिब में क्या चीज है जो इस्तेमाल करवाई जाए? जी, तिब के अंदर बहसियत मजमूई तो अगर हम देखें ग़िज़ा और दवा दोनों को मैं थोड़ा सा मिक्स करूं, खजूर खजूर, अच्छा। बहुत आला चीज़ है। अरब के अंदर देखें लोगों के कद कितने लंबे हैं। हमारी अरब की ख़वातीन बहनें बहुत 7-7 Yes. फुट की हैं। तो बच्चों वो के स्नैक्स में खजूरें भी खाते उनके हैं। खजूरें होती हैं। जी, उनके बच्चों में जनाब वहाँ बिस्किट्स हैं, टॉफ़ियाँ हैं, उनमें जी। खजूर डाली जाती है। जी हाँ। तो बच्चों का इस्तेमाल खजूर का बहुत है। हमारे पाकिस्तान में ना छुआरा मिलता है जिसको हम नर छुआरा कहते हैं, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ये जो निकाह के मौके पे दिए जाते वो थे आम पहले। छुआरा होता है। वो आम छुआरा नर है। छुआरा अच्छा, ये बेसिकली different है। मेडिकल में ज़्यादा यूज होता है, हर्बल अच्छा। मेडिसिन में ज़्यादा यूज होता है, और ये आपकी बॉडी की हड्डियों की ग्रोथ के लिए दुनिया की सही। बेहतरीन चीज़ है। क्या बात तो है। ये 2 या 3 छुआरे बच्चे दूध के साथ अगर खाना शुरू कर दें तो 1-1.5 माह के बाद उनमें वाज़े फ़र्क आता है कद बढ़ने में। यानी एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन माँ बाप ये भी कहते हैं कि ये बड़े गर्म होते हैं, ये नहीं, बच्चों को इतना नहीं खिलाने चाहिए। नहीं। इस तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बेसिकली बिल्कुल कोई ऐसा मामला नहीं है। हाँ, ये जिस चीज़ के अंदर न्यूट्रिशन होती है, जो गर्म तर मजाज रखती हैं चीज़ें, वो फ़ायदा देती हैं। जब यानी इसमें आपने को 10-12 दिन नहीं देने, आपने 2-3 छुआरे देने, और वो कोई इसमें गरमाइश ऐसी नहीं है। दूध के साथ देंगे, खुश्की ज़ायल होगी, सही। बच्चे को और फुर्सत। जो खजूर आपने बताई वो किसी भी किस्म खजूर, किसी भी किस्म की खजूर बच्चा खाने के बाद 2 खा ले। दूसरी चीज़ हमारे पास होता है ये मुरब्बा बांस, की मुरब्बा ये बांस। आप देख सकते हैं इसमें जो है ना बांस का मुरब्बा। और ये तो वैसे भी बड़ा मजे का होता ये है। तो हम जी, बहुत बिल्कुल। शौक से भी अच्छा, खाते हैं, इसमें- जितने हकीम लाते हैं हम उनसे छीन लेते हैं। एब्सोल्युटली ऐसे। अच्छा, ये लग रहा है वापस ही लेके जा सकते नहीं इंशाल्लाह ये आप ही की चीज़ें हैं। हम ये इंडिया का जो है ना बांस का मुरब्बा, चूँकि इंडिया में बांस का दरख्त बहुत है। अच्छा। ओके। अच्छा, जिस कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन हो या वहाँ पे ज़राअत में या उसमें दरख्त हो, तो जाहिर बात है वो उस चीज़ को फिर यूटिलाइज करते हैं। तो उन्होंने बहुत एहसन तरीके से मुरब्बा बनाया, और उनकी जो स्पीशीज़ उस इलाके की हैं उसकी एफिकेसी कंपेरेटिवली हमारे पाकिस्तान के कम है। तो मैं लोगों को कहता हूँ अगर तो इंडिया के 2 तरह, ये होता थोड़ा महंगा है इंडिया का, पाकिस्तान में भी बांस है, लेकिन इसकी एफिकेसी इंडिया की जो बांस है ना उससे बहुत ज़्यादा जो है ना सही। पाकिस्तान की कम है, इंडिया का बेहतर है। बिल्कुल ठीक तो है। इंडिया का बांस का मुरब्बा बच्चों को 1-2 काशे इसकी खिलाना शुरू कर दें, इससे भी कद बढ़। और कौन सी हमारे पास और कौन से नुस्खे हैं चीजें? नुस्खे में मैं आपको 4-5 चीज़ें इसमें बताता हूँ जिसकी फॉर्मुलेशन हमारे कद बनाने में बहुत फ़ायदा देती है। ये तो होगी जो आपने सिंगल लेनी है। अब फॉर्मुलेशन की तरफ हम आ रहे हैं। फॉर्मुलेशन की तरफ ये देख लें जी, असगन नागूरी, असगन ये नागूरी, देखें, yes। ये इसको इंडिया में अश्वगंधा भी कहते हैं। ठीक है, असगन नागूरी, ये आपकी विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक का रिसोर्स है, और इसको सुपर फूड का भी नाम करार दिया गया है। अश्वगंधा नंबर 1। नंबर 2 आपने लेना है सुरंजान शीरी। सुरंजान शीरी। जी, इसकी हमारी ना तिब के अंदर एक माजून भी है, अच्छा। जिसको हम माजून सुरंजान भी कहते हैं, जो जोड़ों के बरात में दी जाती है। और ये इसकी तासीर सबसे अहम जो आला इसकी तासीर वो ये है कि जो हमारी ओसिफिकेशन का अमल
जो बहुत तेजी से हो रहा होता है उसको स्लो कर देती है, जिससे काफी देर तक कद बढ़ने का चांस है। अच्छा, यानी इसके क्लिनिकल ट्रायल मौजूद है। अच्छा, हाँ, ये असल में बहुत सी चीजें होती हैं। हम सिर्फ कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक को देखते हैं। हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट मेडिसिन का इंडिविजुअल नहीं देखते कि इसके कॉन्सेंट्रेट कौन से हैं जो और हकीम एफिकेसी। साहब ये हर एज फैक्टर का बंदा जी खा जी, सकता ये बेजरर है। ये देखें ना, ये आपके सामने है। एक हो गया असगन नगूरी, दूसरा हो गया सुरंजान शीरी। सुरंजान शीरी। जी, तीसरे नंबर पे आपने लेने हैं चारों मगज। चारों मगज। ये हम वजन लेनी है तमाम चीजें। ठीक है। यानी अगर वो एक एक शिटाक है तो ये भी आपने एक शिटाक लेनी है। 3 चीजें हो गई। चौथे नंबर पे आपने इसमें जो है ना, वो हमारे पास अभी यहाँ मौजूद नहीं है, फूल मखाने। फूल मखाना। फूल मखानों को भी आप देसी घी में फ्राई करके तो इसमें डाल लें। और 5वीं चीज है मस्तगी की लकड़ी। मस्तगी की लकड़ी। मस्तगी रूमी होती है, जितनी पूरी दुनिया के अंदर बबल्स बनती है, उस बबल्स के अंदर भी वो डाली जाती है। और ये हमारी जो बर्निंग सेंसेशन है, यानी अल्लाह ने मस्तगी रूमी, हमारा जो म्यूकोजा है जहाँ अल्सर होता है, उसको भी ये कोटिंग करती है। और हमारे ब्रेन्स के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो दुनिया की कोई चीज नहीं बनाती, वो मस्तगी रूमी बनाती है। क्या बात है। अच्छा, इस हड्डियों की इस नुस्खे में मस्तगी रूमी लचक को बहाल रखती है। उसका गैप जब लचक बाहर रहेगी तो डेफिनेटली उसकी जो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो ग्रो करेगी। ठीक। तो ये मस्तगी रूमी या मस्तगी की लकड़ी जो हम इसमें डालते हैं, ये 5 चीज़ों जो है ना, आप यकीन कीजिए, इसका मुरक्कब बना के आधा चम्मच सुबह शाम बच्चों को देना शुरू कर दें। और अगर बच्चे पाउडर ना लें तो इसी पाउडर को खालिस शहद लेके उसमें घर में ही मजून बना लें, खमीरा सा बना लें। तो या दूध में मिक्स करके पिला जी, दूध में मिक्स। अच्छा, इसका जायका भी बहुत डिलीशियस है। इसको आप दूध में आधा चम्मच मिला के बच्चों को 2 टाइम पिलाएं तो ये आप यकीन कीजिए 1 माह के अंदर 2-3 इंच का बच्चों का अमूमी बढ़ता है इससे। अच्छा, वाह। और कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि 20 साल के बाद आपका कद नहीं बढ़ेगा, ऐसा है? और देखिए, बहसियत मजमूई 20-21 साल तक एक लिमिट है, लेकिन जरूरी नहीं है। बहुत से केसेस ऐसे भी हमने देखे हैं जो 27-28 साल में भी कद उनके बढ़े। ऐसे भी केसेस हैं सर। उसकी वजह ये कि उन्होंने जो ग्रोइंग एज में एक्सरसाइज नहीं की और अपना ख्याल नहीं रखा न्यूट्रिशन का, जब उन्होंने 25, 26, 27 में अपनी न्यूट्रिशन, अपनी डाइट, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखा है तो अचानक उनका कद बढ़ा। बहुत से हमारे पेशेंट ऐसे आए जिनको हमने कहा भैया आपको क्या हो रहा है? वो कहता है जी मैं तो गेम कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब जो अंदर सिस्टम मुंजमद था, वो चाहे वो तादेर एक्टिव हुआ है, लेकिन कुछ रियल केसेस मेहनत करें, उम्मीद ना छोड़ें। और हकीम साहब, कुछ ऐसे मैंने केसेस भी देखे हैं कि प्रेगनेंसी के बाद कुछ खवातीन के कद बढ़ जाते हैं। देखें, उसके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस जब हमारा होता है प्रेगनेंसी के दिनों में, तो वो भी थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है। कुछ प्रेगनेंसी के बाद कद बढ़ने की वजह यह है कि खवातीन को आयरन की और मुख्तलिफ मेडिसिन दी जाती है, मल्टीविटामिन। तो वो जाहिर बात है उस खातून को नहीं पता होता कि मेरे अंदर कौन सी कीमियावी कमी है। वक्त की थोड़ी किल्लत है। अगर कोई और नुस्खा भी आप बताना चाह रहे हैं कद के हवाले से बच्चों को, तो जरूर वो बता दें ताकि लोगों का फायदा हो जाए। हाँ जी, बिल्कुल। इसमें एक चीज और है बड़ी, ये सागुदाना, ये आप देख सकते हैं, खिलाया भी जाता है बच्चों को। ये अब इस दौर में हमारी ये नाश्ता होता था हमारा, और आप यकीन करें ये सागुदाना खाली एक लतीफ नाश्ता ही नहीं था, बल्कि अल्लाह ने इसके अंदर बहुत से राज पोशीदा रखे हैं। और इंडिया के अंदर जिन बच्चे जो कमज़ोर पैदा होते हैं, जो बच्चे वीक हैं, उनकी नशो-नुमा के लिए इसका नाश्ता कराया जाता है। और पुराने वक्तों में एक कुलीग है, उनके बच्चों पे इसका क्लिनिकल ट्रायल देखा है, वो इसका नाश्ता करो और बच्चे माशाल्लाह उनके हेल्दी हैं, स्किन को भी ग्लो करता है, लिवर की भी इस्लाह करता है। और हम इसे लिफ्ट ही नहीं कराते, हम इसको लिफ्ट नहीं कराते, नहीं, हम इसको बुखार में या बीमार भी नहीं हम खा रहे ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने पेशेंट आते हैं, हमने किसी के मुंह से नहीं सुना कि हकीम साहब सागुदाना खा सकते हैं। हमें ही बताना पड़ता है भाई, सागु खाना तो दुनिया की नेमत है। और आपको इसका एक और रेफरेंस दूं, पहले वक्तों में जो जंगे होती थी, उनके जो मुजाहिदीन होते थे, जो सिपा सलार होते थे, उनको ये इसका नाश्ता कराया जाता था कि तुम लोगों ने जंगे लड़नी है तो तुम्हें पूरी न्यूट्रिशन मिले। जबरदस्त। और इसका एक आखिरी सबसे आला जो बेनिफिट है वो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अच्छा। यानी इस दौर में जो चीजें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखती हैं और ब्रेन को ऑक्सीजन देंगी, तो आपका पूरा वजूद जो है चाकचौबंद होगा। दिमाग को भी आप सेहतमंद कर सकते हैं, कद भी बढ़ा सकते हैं चीजों के साथ। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त, नाश्ता चेंज करने का वक्त आ गया जनाब। इस तरह की चीजें इस्तेमाल करना शुरू करें और ब्रेक शामिल करते हैं जनाब। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, जरा आप थोड़ा सा पीछे जाएं और उस दौर को याद करें जब हम तोला सोने की कीमत हजारों में सुना करते थे, लेकिन आज 2025 के इख्तिताम पर हम इस मकाम पर खड़े हैं जहां फी तोला सोने की कीमत 4,70,000 रुपए से भी तजावुज कर चुकी है। यानी एक आम आदमी के लिए अब सोना खरीदना तो दूर, उसके बारे में सोचना भी एक लग्जरी है। ऐसे ही है, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और
और 2025 में सोने की कीमतों में 60% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया था। हर घर में एक ही बहस है कि आखिर ये कीमतें कहाँ जाकर रुकेंगी। क्या 2026 के आगाज़ में सोना 5 लाख रुपए का हो जाएगा? तो ये अभी सवाल आलमी मार्केट में अगर हम देखें तो सोने की फी औंस कीमत $4500 तक पहुंच चुकी है और माहिरीन इसे डॉलर की कमज़ोरी और आलमी मौशी गैर यकीनी से जोड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक आम ख़ानदान जो अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रहा है, वो इस सूरत हाल में क्या करे? क्या सोना अब भी एक महफूज सरमाया है या नहीं, ये जनाब हर बंदा ही सोच रहा है। ऐसे ही है। और सोने की बढ़ती कीमत ने इस कारोबार से जुड़े लोगों को कैसे मुतासिर किया और सोने की कीमत कहाँ तक जाती दिखाई दे रही है, इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मारूफ ज्वेलर फैसल उमर साहब। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि सोना जो है वो 4,70,000 से ऊपर है। इस साल सोने की कीमत में 60% इजाफे की बुनियादी वजह क्या है और आलमी मार्केट की वजह से क्या असरात हो रहे हैं? जी थैंक यू एंड वंस अगेन इनवाइट करने का शुक्रिया। जैसा कि अभी आपने बताया कि आलमी जो मौशी निज़ाम जो है ना वो इस टाइम मुश्किलात का शिकार है और पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत हाई मतलब राइजिंग पे है। पाकिस्तान भी बदकिस्मती से उन्हीं ममालिक में शामिल होता है जहाँ पे डॉलर की कदर में आए रोज़ इजाफा होता रहता है और हमारी जो मुकामी करेंसी है वो डाउन जाती जा रही है। इस वजह से सोने की कीमतें और उसका उतार चढ़ाव जो है ना हमें बहुत मुतासिर कर रहा है। अगर देखा जाए तो डॉलर इस टाइम सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात गोल्ड दे रहा है ना वो डॉलर को दे रहा है। अच्छा। क्योंकि डॉलर डीवैल्यू हो रहा है गोल्ड के मुकाबले में। इस टाइम $4,500 हो गई है। लास्ट टाइम जब मैं आपके सेशन में आया था तो उस टाइम $4,100 थी। अच्छा। और आपको मैंने बताया था कि ये जनवरी में $5,000 तक जा सकती है। यस। विच मीन्स कि 5 लाख क्रॉस हो सकता है जनवरी फरवरी में। अच्छा। और 2026 में आप देखेंगे कि ये प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएंगी। जैसा कि 6 लाख। 6 लाख। बिकॉज आप देखें पिछले 5 सालों से जब से कोरोना आया है तब से आप एवरेज निकालें तो हर साल 1.5 लाख रुपया पर तोला इंक्रीज हो रही है प्राइस। और इसी को इसका तसलसल रहेगा आगे। इसके रुकने के इम्कानात नहीं है, बहुत कम है इम्कानात। अच्छा। बढ़ने की ज़्यादा है। हमें याद है लास्ट टाइम भी आपने ये बताया था, प्रेडिक्शन कर दी थी कि अगर कुछ करना है तो देख लें क्योंकि ये 5 लाख तक तो, और वो नजर आ रहा है कि अब चला गया। अब आप 6 की कर रहे हैं, अल्लाह खैर ही करे। नहीं, ये तसलसल है। पिछले 5 सालों का तसलसल है कि ये 1.5 लाख रुपया पर तोला एवरेज इसकी बनी है, हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो फैसल साहब, फिर जो लोग बनाना चाह रहे हैं सोना अभी भी कुछ बच्चियों के लिए या कुछ वैसे खरीदना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या मशवरा देंगे फिर उन्हें? देखिए, हम उन्हें यही मशवरा देंगे कि जितना हो सके, जितनी आपकी मतलब पॉकेट इजाज़त देती है आप ले सकते हैं, आप लें, हिचकिचाएं ना। क्योंकि ये आपको इस प्राइस पे भी नहीं मिलेगा आगे। किस फॉर्म में ले लें? जिस भी फॉर्म में मिलता है, जेवर की शक्ल में ले लें, बुलियन की शक्ल में ले लें, प्योर गोल्ड की शक्ल में ले लें, ठीक, किसी भी शक्ल में मिलता है उसको अवेल कर लें। क्योंकि बाद में आपको ये इस प्राइस पे नहीं मिलने वाला। सुना गवर्नमेंट भी कोई सख्तियां कर रही है, पाबंदियां आयद करने जा रही है, कोई इस तरह का प्लान है कि आप एक लिमिट से ज्यादा सोना नहीं खरीद सकते? जी, मेरे भी सुनने में आई है कि गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, प्रॉपर्टी पे भी लगा रही है और गोल्ड के ऊपर भी लगा रही है। लेकिन अभी ऐसी कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई है। कोई कानून साजी होगी बाकायदा तो फिर देखेंगे। सही, अभी तक इस हवाले से तो कानून साजी नहीं हुई। अच्छा, अब शादियों का सीजन है तो इसमें रुझान क्या बढ़ जाता है, खरीदारों का क्या रुझान होता है? देखिए, अभी शादियों का सीजन हमारा शुरू हो जाता है सितंबर से। ठीक। अब सितंबर से लेकर अब दिसंबर आ गया है, शादियों का सीजन। शादियां तो हो रही हैं लेकिन लोग ज्वेलरी नहीं खरीद पा रहे बिकॉज उसका मेन रीज़न यही है कि प्राइसेस आर टू मच हाई। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में। एक आम आदमी तो वैसे ही गोल्ड खरीदना उसके लिए ख्वाब के बराबर है, वो खरीद ही नहीं सकता, उसकी पहुंच से बाहर है। और जो मिडिल क्लास लोग थे वो वैसे ही आपको पता है कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास तबका वैसे ही क्रश हो गया। अपर मिडिल क्लास लोग थे वो पहले 10 तोले लेते थे, 15 तोले या 20 तोले लेते थे, अब वो 2 से 3 तोले तक महदूद हो गए हैं। मतलब इतने ज्यादा सेट पे ही बस इत्तेफाक कर रहे होते हैं। और ऐसा ही अब हम ऐसी शादियां भी नहीं देखते जहां बेटी को 100 तोले पहनाया होता है। ये तो पुरानी बातें, आप सुनहरी दौर की बातें आप कर रहे हैं। अब वो दौर कहाँ? तो अब सुनहरी दातें अगर हाथ नहीं आ रही तो फिर किन धातों पे हाथ डालें फैसल साहब? हाँ, वाइट मेटल पे आप डाल सकते हैं। चांदी है, चांदी खरीद सकते हैं।
लास्ट टाइम मैं आपकी शो में आया था, उस टाइम चांदी का रेट 6,000 रुपया तोला था, इस टाइम चांदी का रेट 8,500 रुपया तोला हो गया। और अब अच्छा मजे की बात यह है कि जितना गोल्ड बढ़ा है, चांदी उससे 3 टाइम्स ज्यादा बढ़ी है। गोल्ड बढ़ा है 78%, चांदी बढ़ी है 132%। अच्छा, हम गोल्ड को देख रहे हैं लेकिन हम चांदी को इग्नोर कर रहे हैं, हकीर जान रहे हैं हम। उसको हम छोटा समझ रहे हैं, लेकिन उसके आप देखें ना, उसके 130% उसकी एप्रिसिएशन हो गई है गोल्ड की, चांदी की। सही। और ये 2026 में भी इसी तरह ऊपर ही जा रहा है गोल्ड और चांदी भी बतदरीज। चांदी के साथ वही सलूक हो रहा है जैसे ऐड टू कार्ट करके हम रख देते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग में, चांदी वही की वही। असल में चांदी ठंडी होती है, इसलिए उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। गोल्ड गर्म है, तो उसकी तासीर भी गर्म है और उसका जो मतलब आप रिएक्शन देखें, गोल्ड गर्म है, चांदी ठंडी होती है। मर्द के लिए चांदी हलाल है और सोना इसलिए हराम किया गया। ओके, सही सही सही। अच्छा, आदमी ऑब्वियसली गोल्ड नहीं पहन सकते, ख़वातीन पहन सकती हैं, लेकिन वो अब बहुत से ही बाहर होता जा रहा है। तो किस फॉर्म में हम गोल्ड को इस्तेमाल करें? क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादा उमूमी तौर पर यही सोच रखी जाती है कि अगर हमने ज्वेलरी की सूरत में ले लिया, वो दोबारा जाएंगे, सेल आउट करेंगे दोबारा से, तो वो रख लेते हैं पैसे, वो फ़ायदा भी नहीं होता। तो किस फॉर्म में सरमायाकारी बेहतर है जिसमें हमें फ़ायदा हो, आवाम का फ़ायदा हो? देखिए, सरमायाकारी और यूजेज पे डिपेंड करता है ना। आपने यूज करना है ज्वेलरी की शक्ल में, तो ज्वेलरी बनाएंगे आप। सॉलिड फॉर्म में क्या करेंगे? वो तो एक इन्वेस्टमेंट हो गई, रख दिया। ज्वेलरी, गहने, जेवरात, ये जो है ना, ये औरत जात की मतलब खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ऐसे ही है। और अगर आप ज्वेलरी लेंगे तो उसमें ज़ाहिर आप यूज़ भी करेंगे और उसकी अप्रिसिएशन भी होती रहेगी। आपको जो है ना, जो ज्वेलरों की कार्ड के पीछे आप पड़े हुए हैं ना लास्ट टाइम ये लोगों का बड़ा सवाल है फैसल साहब। देखिए, ये जरिया मुआश है, कारोबार है, बिजनेस है, उनका एक जरिया है, ठीक है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो उनको क्या उसमें बचत होगी, वो मतलब कैसे इस बिजनेस से फायदा कैसे उठाएंगे। दूसरा, वो एक इंडस्ट्री चल रही है पूरी, सही, गोल्ड की इंडस्ट्री है। आपने देखा है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पे कितनी लागत आती है। 10-10 करोड़ की एक मशीन है जो बना रही है, कास्टिंग की है, आरपी की मशीन है, और कितनी मशीनें हैं, चेन की मशीन है, बैंगल की मशीन है, उस पर बिजली खर्च हो रही है, लेबर बैठी हुई है, कॉस्ट आ रही है, वेस्टेज हो रही है। ये सारी चीजें जो है ना, हमने तो सिर्फ आपसे 15% लेना है, लेकिन ये आप ये देखें कि हमसे जो मैन्युफैक्चरर है वो 10 से 12% हमसे कॉस्ट लेता है। तो ज्वेलर का इसमें सिर्फ 2 से 3% जो है वो प्रॉफिट होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। और कितने कैरेट वाला, चलें ये भी तो बता, यहाँ से कोई फायदा ले सबसे प्योर फॉर्म जो है वो 22 कैरेट है, और 21 कैरेट गोल्ड भी बहुत अच्छा है। ठीक, मतलब सबसे अच्छा आप देख लें, सऊदी अरब में, दुबई में, मस्कत में, ओमान में, गल्फ रीजन्स में, इंडिया में 21-22 कैरेट दे आर द बेस्ट गोल्ड। बाद में 18 कैरेट रहता है, वो ज्यादातर डायमंड के लिए यूज होता है। लेकिन जो आम है, मतलब आप कॉमन यूज के लिए, रेगुलर यूज के लिए कर सकते हैं, दैट इज 21 कैरेट गोल्ड एंड 22 कैरेट गोल्ड। अच्छा फैसल साहब, लोग हिचकिचाते भी हैं कुछ गोल्ड को खरीदते हुए, जिनकी कोई ऑब्वियस इस तरह से कोई सुनार वाकिफ नहीं है, या कोई इस तरह से जान पहचान वाला नहीं है, तो वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। ट्रस्ट इश्यूज तो मौजूद हैं अपनी जगह पर। लास्ट टाइम आपने कहा था ट्रस्ट वर्दी से खरीदें, अगर इन केस वो नहीं है, हाँ वो तो चले हमारे लिए लेकिन अगर कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है तो वो किस तरह से सोने की पहचान कर सकता है कि जितने कैरेट का उसने पे किया है उसे उतने कैरेट का ही सोना मिल रहा है? देखिए, आपको एश्योरेंस तो मिलती है, ज्वेलर आपको एश्योरेंस देता है, आपको इनवॉइस देता है। इनवॉइस होती है, वारंटी होती है, वो आप कभी भी कहीं भी किसी भी ज्वेलर से जाके सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, रीचेक उसको कर सकते हैं, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है। सही। सबसे अच्छा जो अहम मतलब स्टेप है कि आप एक अच्छे इदारे को चूज करें, ठीक है, क्योंकि बाएतमाद इदारा होगा तो वहां से आप लेंगे, आपको इतनी परेशानी भी नहीं होगी। अगर आप किसी रैंडम किसी भी नए बंदे को या नए ज्वेलर को आजमाएंगे तो वो फिर आजमाना जो है ना वो ठीक नहीं है। सोशल मीडिया पे एक बड़ा क्लिप भी वायरल हुआ है, उसमें वो खुद ही बता रहे हैं कि जनाब वो कड़े को खोला गया तो अंदर तार थी, ऊपर सोना था, अंदर तार थी, तरह तरह वजनी को। कोई 40-45 साल बाद जनाब उन्होंने खोला, खानदान में नस्ल दर नस्ल। तो इस तरह के भी काम होते हैं फैसल साहब। देखिए, ये भी एक तरह की ज्वेलरी है। अच्छा, एक कुंदन की ज्वेलरी होती है, ढाका फैशन कड़े होते हैं जो आप बता रहे हैं ना, वो ढाका फैशन कड़े हैं। अच्छा, उसके ऊपर गोल्ड होता है और अंदर उसके लाख हुई होती है, फिलिंग हुई होती है। ये मुल्तान में, बहावलपुर में,
अंदरूने सिंध में इस तरह की ज्वेलरी जो है ना बहुत बनती है। ये लोकल ज्वेलरी है वहाँ की। मुकामी लोग जो है ना इस तरह की ज्वेलरी आज से नहीं सदियों से ये ज्वेलरी चलती आ रही है। अब क्योंकि मशीनों का दौर है, मॉडर्न ज्वेलरी जो है ना वो इस तरह की नहीं बनती। पहले जो कल्चरल ट्रेडिशनल ज्वेलरी बनती थी ना जी, वो कुंदन की, पोल की, रियल जेमस्टोन्स होते थे उसमें, मतलब मुख्तलिफ वेरिएशंस होती थी ज्वेलरी की, लोग हाथ से बनाते थे और वो एक आर्ट था। कुंदन की ज्वेलरी एक आर्ट है। आप ऊपर गोल्ड देखते हैं, उसके अंदर फिलिंग हुई हुई है, लाख भरी हुई है, वैक्स है जी। तो ये इटसेल्फ एक यूनिक वे है ज्वेलरी बनाने का। सही सही सही। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, हमने ट्रेडिशनल ज्वेलरी और जो नॉर्मल आजकल के एडवांस मॉडर्न ज्वेलरी है इसमें भी फ़र्क समझ लिया। तो वो परेशान ना हो, वो उन्होंने खुद ही खरीदी है भाई ट्रेडिशनल ज्वेलरी, इतना सोशल मीडिया पे वावेला ना करें और गोल्ड खरीद लें। मीडिया पे तो आजकल आपको पता है हर चीज़ वायरल हो जाती है, लेकिन इतना इन चीज़ों पे जाना नहीं चाहिए। रियलिटी और जो मतलब ऑन द ग्राउंड रियलिटी है वो देखनी चाहिए। बहुत चीज़ें सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, कुछ चीज़ों में हकीकत है, कुछ में नहीं होती। बट जो आप वैसे देखें रियलिटी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक, हर बंदा एक जैसा नहीं है, हर ज्वेलर एक जैसा नहीं है, जैसे तमाम इंसान एक जैसे नहीं है, ज्वेलर्स भी हैं। नतीजा एक ही है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं है कि जनाब बाएतमाद ज्वेलर से आप खरीदें। और इसी पैगाम के साथ जनाब इजाजत चाहते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।